हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आदिल सिद्दीकी, आपका मास्टर, और मैं स्वागत करता हूं आपका नीट एफटीआर फाइनल टच रिवीजन कोर्स में। ये कोर्स आपको आपके सपने की ओर लेकर जाएगा और आपको अच्छी से अच्छी रैंक दिलवाएगा नीट के अंदर। आप पूरी तरह से फॉलो करें जो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, ठीक है। हम आज का पहला लेक्चर एफटीआर का स्टार्ट करने वाले हैं मात्रक एवं मापन से। मात्रक एवं मापन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, चीजें भी देखते हैं हम, ठीक है। मात्रक एवं मापन से कंफर्म है कि आपके पास क्वेश्चन आना ही आना है, तो अच्छे से ध्यान से पढ़ो, इसको ध्यान से देखो मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, सब चीजें मैं कराता जाऊंगा। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी हम करेंगे लास्ट में जाके अभी, और क्वेश्चंस के अंदर भी कंसेप्ट्स को सीखेंगे, ठीक है। तो पूरी क्लास के अंदर हम कंसेप्चुअली हर चीज को एकदम क्लियर कर देंगे और बिल्कुल कुरेद देंगे, कंसेप्ट निकाल के आपके सामने रख देंगे और आपको सीखते जाएंगे और आप एक आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन में हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि भौतिकी जब मैं पढ़ना चाहता हूं या भौतिकी जब मैं पढ़ रहा हूं तो एक चीज है जो कि मुझे पता होनी चाहिए, या उसके बिना मैं भौतिकी नहीं पढ़ सकता। वो क्या है? वो है भौतिक राशियां, ठीक है। भौतिक राशियां की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसके अनुसार इसकी परिभाषा हो जाएगी कि वह राशियां जो कि भौतिकी पढ़ने में हमारी मदद करे उसको हम भौतिक राशियां कहते हैं, ठीक है। या फिर वह राशियां जो कि किसी भौतिक घटना को, कोई भौतिक घटना यहां पर हो रही है, जैसे कि चंद्रमा जो है वो अपनी पृथ्वी की चारों तरफ घूम रहा है, ये एक भौतिक घटना है, ठीक है। हमारा जो सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ये एक भौतिक घटना है, ठीक है। आप खड़े हो तो कैसे खड़े हो? गुरुत्वाकर्षण के कारण खड़े हो, एक भौतिक घटना है, ठीक है। दो चीजें आपस में टकरा रही हैं तो टकराने में क्या चीजें हो रही हैं, क्या कैसे संवेग बदल रहा है, सब चीजें जो है ये भौतिक घटना है। तो इनको पढ़ने के लिए, इनको समझने के लिए हमें भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो सारी की सारी भौतिक राशियां हम लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे क्या क्या होती हैं। इससे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि भौतिक राशि की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो भौतिक राशियां वह राशियां जो कि भौतिक की घटना को पढ़ने में या समझने में हमारी मदद करें, उनको हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। भौतिक घटनाओं को पढ़ने में हमारी मदद करें, ठीक है। बस, तो बढ़िया बात है। अच्छा, इनकी एक खास बात होती है भौतिक राशियों की। क्या होती है खास बात इनकी? ये खास बात यह है कि ये मापन योग्य होनी चाहिए, यानी किसी ना किसी तरीके से इनका मापन हो जाना चाहिए, है ना। तो क्या समझ में आता है? भौतिक राशियां जो होती हैं वो, उनका मापन किया जा सकता है। सारी की सारी भौतिक राशियों का मापन किया जा सकता है ना। तो जितनी भौतिक राशियां उनका मापन हम कर लेंगे। तो मापन हम किसका नहीं कर सकते? फिर जो भौतिक राशि नहीं हो सकती उनका हम मापन नहीं कर सकते। जैसे कि दुख हो गया है, सुख हो गया है, ठीक है, प्रेम हो गया है, ये सब मापन किया जा सकता है। भाई क्या लिख रहे हैं हम? प्रेम हो गया, ये सब जो चीजें हैं इन सब का हम मापन नहीं कर सकते, है ना। ये हमारी फीलिंग्स हैं, है ना, ये हमारा इमोशंस हैं, इनको हम माप नहीं सकते हैं। लेकिन हम जो भौतिक राशि है उनको माप सकते हैं। जैसे कितनी दूरी किसी ने चली, कितना विस्थापन हुआ, कितना वेग से चल रहा है, कितने त्वरण से चल रहा है, ये सब भौतिक राशि इनका मापा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब भौतिक राशियों को हमने क्लासीफाई करा। हमें बहुत अच्छा लगता है हम चीज़ों को क्लासीफाई करना, कि हम उनको बांट दें और अच्छे से समझ पाए, तो हम विभाजित कर देते हैं चीज़ों को समझने के लिए। जैसे कि हमने क्लास के अंदर भी आप देखोगे तो क्लास के अंदर भी विभाजन हुआ होता है, ठीक है। कई सेक्शंस बना दिए जाते हैं ताकि अच्छे से मैनेज हो पाए चीज़ें। तो हमने यहाँ पर भौतिक राशियों को भी विभाजित किया हुआ है। हमने दो तरीकों से इसको विभाजित किया है। पहला तरीका है भौतिक राशि को विभाजित करने का, वो है निर्भरता के आधार पर। ठीक है, पहला कौन सा है आपका? निर्भरता के आधार पर। और दूसरा है आपका दिशा के आधार पर। दूसरा क्या है? दिशा के आधार पर, है ना, दिशा के आधार पर। तो देखें भाई इनमें क्या क्या है। निर्भरता के आधार पर आप देखोगे तो भौतिक राशियां दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी? मूलभूत राशियां, और दूसरा होता है आपके पास व्युत्पन्न राशियां। पहली कौन सी होती है? मूलभूत राशियां। अभी हमको सबको समझेंगे। अभी हम पहली हमारे पास आ गई मूलभूत राशियां, और दूसरा हमें मिला व्युत्पन्न राशियां। ठीक है भाई,
व्युत्पन्न राशियां। दिशा के आधार पर आपने बांट रखी है इनको, भौतिक राशि को बांट रखा है, जिसमें कि आपने पहली आपके पास है सदिश, पहले अदिश लिख लो, अदिश राशियां। ये वो राशियां होती हैं जिनके साथ दिशा संलग्न नहीं होती। और भी कई इसकी आगे डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि इसके साथ दिशा संलग्न करने की जरूरत नहीं है, तो वो अदिश राशियां होती हैं। और दूसरी आपके पास होती है सदिश राशि, जिनके साथ दिशा बतानी जरूरी है, सदिश राशियां। जैसे कि वेग हो गया, वेग एक सदिश राशि है, तो आपको बताना पड़ेगा कि अगर कोई वस्तु चल रही है, कोई पिंड चल रहा है, तो वो किस दिशा में चल रहा है। अगर आप साथ में बता रहे हो तो वो वेग, उसको आप क्या क्या बोलोगे, वो वेग होगा, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है, तो उसमें आपको उसका दिशा भी साथ में बतानी पड़ेगी। वहीं अदिश राशि, जैसे कि अदिश राशि हो गया हमारे पास आवेश, आवेश किस दिशा में है, कहां पर रखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आवेश हमारे लिए एक अदिश राशि है। और सदिश राशि हमारे लिए क्या हो जाएगा, वेग, त्वरण, ये सब हमारे लिए सदिश राशियां हो जाएंगी। बल वगैरह, बल जैसे बल आप लगा रहे हो तो किस दिशा में बल लगा रहे हो भैया, उससे फर्क पड़ेगा ना। अगर इस चीज से फर्क पड़ रहा है तो वो कौन सी राशि हो जाएगी, वो एक सदिश राशि हो जाएगी, ठीक है। अच्छा चलिए, ये दो चीजें हमारे पास आती हैं। ये वाले जो पार्ट है ये हम अगले चैप्टर में देखेंगे, जिसको हम सदिश नाम से पढ़ेंगे, सदिश नाम से चैप्टर, उसके अंदर देखेंगे। आज की क्लास में हम जो देखने वाले हैं वो है मूलभूत राशियां और व्युत्पन्न राशियां, इनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। पूरी की पूरी चर्चा जो रहेगी वो इन पर बेस्ड रहेगी। आओ तो देखते हैं कि करके मूलभूत राशियां क्या होती हैं और व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया भाई, हम बड़े चालाक लोग हैं, तो हमने क्या किया ना, हमने बोला कि हम कुछ राशियों को मान लेते हैं कि मूलभूत राशियां हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि इनको ही मानना चाहिए था, लेकिन काफी एक्सपेरिमेंट्स और काफी सूझबूझ वाले लोगों ने हमें बताया कि इनको आप मूलभूत राशि मान लो, ठीक है। कुछ राशियों को हमने मूलभूत राशियां मान लिया। बहुत रैंडम सिलेक्शन में इसको नहीं कहूंगा, लेकिन हम चाहते तो किसी और को भी मान सकते थे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं था। तो हमने ऐसी राशियों को लिया जो कि हमारे लिए ज्यादातर काम में आती हैं। जैसे यांत्रिकी के अंदर जब द्रव्यमान की बात हम करते हैं, समय की बात करते हैं या लंबाई की बात करते हैं, तो ये बहुत बेसिक क्वांटिटीज हैं, ठीक है, बहुत बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है, तो इनको हमने सिलेक्ट कर लिया मूलभूत राशियों के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो मूलभूत राशियों की परिभाषा क्या हुई, परिभाषा क्या हुई, हमने ये जो राशियां हैं ये हमने चुन ली है और हमने बोला है कि ये अपनी परिभाषा के लिए, ये राशियां जो है ये अपनी परिभाषा के लिए किसी और राशि पर निर्भर नहीं करते हैं, ठीक है, किसी और राशि पर निर्भर नहीं करेंगे। क्या अब हमने बताया कि ये किसी और राशि पर निर्भर नहीं करेंगे भैया। जैसे कि द्रव्यमान। अब आपका द्रव्यमान कितना है भाई साहब, आपका वेट कितना है, वजन की अगर मैं बात करूं तो वेट तो नहीं बोलना चाहिए, वेट आपके पास एक सदिश व्युत्पन्न राशि में आ जाएगा, तो मैं सिर्फ द्रव्यमान की बात करता हूं। द्रव्यमान जो है आपके पास, अगर आपका जो द्रव्यमान है, क्या मैं आपको अगर बोलूं कि आपकी हाइट, आपकी जो लंबाई है उसके अनुसार आपका द्रव्यमान बदलता है, तो आप जानते हो कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। द्रव्यमान जो है हमारी लंबाई पर निर्भर नहीं करता, या हमारी लंबाई जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, दोनों आपस में निर्भर नहीं है, ठीक है, आपस में इंडिपेंडेंट है, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दूसरे का फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसी राशियों को हम क्या कहेंगे, मूलभूत राशियां, जो कि एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। ऐसी हमने कुल 7 राशियां पूरे ब्रह्मांड में चुन ली हैं। ब्रह्मांड मतलब भौतिक ब्रह्मांड, जिसमें हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसी 7 राशियां हमने चुन ली हैं, सिर्फ 7, ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे। 15, 20, 25 और 1000, 1, 2000 हो जाती तो दिक्कत हो जाती। हमने सिर्फ 7 राशियां करी हैं। 7 राशि कौन कौन सी हैं आप देख सकते हो। पहली राशि आपके पास है द्रव्यमान, दूसरी आपके पास है लंबाई, तीसरी राशि है आपके पास समय, ठीक है। चौथी राशि आपके पास है करंट, जिसे विद्युत धारा हम कहेंगे। पांचवी राशि है आपके पास ताप, टेम्परेचर। छठी राशि आपके पास है पदार्थ की मात्रा। और भैया 7वीं राशि आपके पास है, कौन कौन सी हो गई, पदार्थ की मात्रा बची है अपने पास, बता है प्रकाश की तीव्रता। ये 7 राशियां हमने चुन ली हैं, इन्हीं को हमने मूलभूत राशि बोला है। इसके अलावा जितनी भी राशियां होंगी वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, वो सारी की सारी दूसरी जो कैटेगरी है हमारी व्युत्पन्न राशियां, उसके अंदर आ जाएंगी। तो हम लिख लेते हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, जैसे कि आप परिभाषा समझ ही रहे होंगे कि आपको मूलभूत की परिभाषा समझ में आ गई है। तो व्युत्पन्न राशियां भैया वो राशियां होती हैं जो कि दूसरों के ऊपर निर्भर करती हैं अपनी परिभाषा के लिए। अगर आप उनको परिभाषित करना चाहते हो तो किसी ना किसी
मूलभूत राशि को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा उनको परिभाषित करने के लिए। एक से ज्यादा मूलभूत राशि को आपको जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा मतलब कुछ भी हो सकता है कि, लेकिन आपको कम से कम एक मूलभूत राशि को यूज करके इस्तेमाल करके इनको परिभाषित करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास व्युत्पन्न राशियां कौन सी हो जाती हैं? वह राशियां जो कि अपनी परिभाषा के लिए दूसरों पर निर्भर करती हैं, वह राशियां जो मूलभूत राशियों पर निर्भर करती हैं। मूलभूत राशियों पर निर्भर करती हैं। ठीक है भाई, मूलभूत राशियों पर निर्भर करती हैं। ठीक है भाई, समझ में आता है। मैं दो तरह की राशियां हो गई हमारे पास, है ना। तो हमने क्या सीखा अभी तक? हमने क्या सीखा? भौतिक राशियां होती है जिनका मापन किया जा सकता है, और भौतिक राशियों को दो तरीके से विभाजित करते हैं, निर्भरता के आधार पर और दिशा के आधार पर। तो निर्भरता के आधार पर हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने मूलभूत राशियां और व्युत्पन्न राशियां देखी। ठीक है, मूलभूत राशियां 7 हैं और व्युत्पन्न राशियां बहुत सारी हैं। चूंकि अपन एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें तो व्युत्पन्न राशियां कौन कौन सी हो सकती हैं? आपके पास क्षेत्रफल हो सकता है, क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा, और आपके पास आयतन होता है, आयतन हो सकता है। कैसे हो सकता है भाई? क्षेत्रफल आप कैसे लिखोगे? क्षेत्रफल में आप लंबाई, दो लंबाई लेते हो, ठीक है। अगर क्षेत्रफल निकाल रहे हो, मान लो कि आप जो एक वर्ग का निकाल रहे हो, ठीक है, दो उसकी जो भुजाएं होती हैं उनको आप गुणा करते हो, तब जाके आपका क्षेत्रफल आता है। आयतन आप निकाल रहे हो, किसी गोले का आयतन निकाल रहे हो, तो आप देख सकते हो वो त्रिज्या जो है, वो त्रिज्या के क्यूब, जो आपका वर्ग जो है, त्रिज्या की पावर जो है वो 3 चढ़ी हुई होती है ना। तो आप देख सकते हो कि वहां पर भी ये व्युत्पन्न राशि है। और उसके बाद आप देख सकते, अपने पास आता है वेग, एक व्युत्पन्न राशि हो जाएगी, त्वरण एक व्युत्पन्न राशि हो जाएगी। ठीक है, ये सारी व्युत्पन्न राशियां हैं, है ना। ये सारी की सारी जो है व्युत्पन्न राशियां हमारे पास हैं। चलिए, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। बहुत सारी व्युत्पन्न राशियां हैं, बल वगैरह आप लिख सकते हो, घूर्णन बल लिख सकते हो, बहुत सारी हैं। जितनी भी इनके अलावा बचती हैं 7 के अलावा, जितनी भी आप देख सकते हो, आपको किताबों में दिख जाएंगी, सारी की सारी कौन सी होंगी? व्युत्पन्न राशियां होंगी। अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मात्रकों की। मात्रक क्या होते हैं भाई? मात्रकों को समझते हैं हम। अच्छा, ये भौतिक राशियां जो होती है ना, इनको दर्शाने के लिए एक तरीका है हमारे पास। भौतिक राशि को दर्शाया कैसे जाता है? कोई भी अगर भौतिक राशि होगी आपके पास, तो भौतिक राशि को लिखने का तरीका यह होता है। कोई भी भौतिक राशि अगर आपके पास होगी, तो भौतिक राशि जो होगी वो इस तरह से लिखी जाएगी, ठीक है। उसका मान, जो उसका मान है, जो भी उसका वैल्यू है, जो भी उसका एक जो आंकिक मान है, वो यहां पर आएगा। और यहां पर आएगा इसका मात्रक, आगे आएगा इसका मात्रक। जैसे कि एग्जांपल लूं, आप छोटी छोटी चीजें आप जानते हैं, जैसे कि मैंने लिखा कि 2 किलो जो मैंने लिखा है यहां पर, ये 2 kg, ये जो 2 किलो मैंने लिखा है यहां पर देख सकते हो, 2 क्या है? ये 2 तो आंकिक मान है, ठीक है। और ये किलो क्या है भाई? ये किलो है इसका मात्रक। तो जो भी भौतिक राशि होगी उसको आप जब भी रिप्रेजेंट करोगे, आपको जब भी उसको दर्शाओगे, तो आपको 2 चीजें हमेशा लिखनी पड़ेंगी। एक तो मान लिखना पड़ेगा और एक मात्रक लिखना पड़ेगा। ये 2 चीजें आपको हमेशा ही बतानी पड़ेंगी। तो इसको कई बार लिखने का तरीका किताबों में क्या दिखाया होता है कि कोई भौतिक राशि जो आपके पास है उसको आप लिख सकते हो n × u। n यहां पर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा आपके पास आंकिक मान, और u हो जाएगा आपके पास इसका मात्रक, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीज का मात्रक, मतलब अगर किसी एक भौतिक राशि का बात कर रहे हो तो उसका मात्रक सिर्फ एक ही हो। जैसे कि हमने यहां पर 2 kg का एग्जांपल लिया है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं भाई? मैं इसको 2000 ग्राम भी लिख सकता हूं ना, 2000 ग्राम भी लिख सकता हूं। इस चीज को मैं 2000 ग्राम भी लिख सकता हूं। तो ऐसा हुआ क्या? ये 2000 ग्राम और 2 kg जो है वो अलग अलग चीजें हो गई, ठीक है। आप बाजार से जाके 2 किलो आलू खरीद के लाओ या 2000 ग्राम आलू खरीद के लाओ, बात तो एक ही है, ठीक है। तो सिर्फ यहां पर बदला क्या है? यहां पर इसका आंकिक मान बदल गया है। अगर आपने इसकी मात्रक बदली है तो हम कह सकते हैं कि ये n × u जो है, ये n × u जो है, ये एक नियतांक होता है, ये नियत होता है, ये नियत होता है। हालांकि n बदल सकता है और u भी बदल सकता है, लेकिन इन दोनों का गुणनफल जो होगा वो हमेशा ही नियतांक रहेगा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि अगर nu नियतांक है तो n जो है वो u के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, डायरेक्टली दे दिया जाता है कि बताइए कि अगर आंकिक मान n है और u मात्रक है तो इनमें से कौन सा रिलेशन होगा। जैसे कि बोल देंगे आपको कि n जो है वो u के समानुपाती होगा, n जो है वो u के स्क्वायर के समानुपाती होगा, n जो है वो 1/u के समानुपाती होगा, और n जो है वो 1/u स्क्वायर के समानुपाती होगा। तो आप जानते हो कि ये ऑप्शन जो है वो सीधे सीधे सही हो जाएगा, ठीक है। कितना समय लगेगा आपको इसको करने के अंदर? 1 सेकंड, लेकिन तब जबकि आपको पता होता। तो अब आपको पता है, अब इस चीज को आपको
आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, चलिए अपन ने बात करी मात्रक की। भौतिक राशि को अपन दो तरीके से दिखाते हैं, मान और मात्रक से। अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे मात्रक को। ठीक है, अच्छी तरह से हम मात्रक को डिस्कस करेंगे, मात्रक क्या होते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया, मात्रक को अपन जब भौतिक राशि को दर्शाते हैं तो वहां पर मात्रक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मात्रक का असल मतलब क्या है, असली में उसका मीनिंग क्या है। असली मीनिंग यह है कि आपने एक कोई राशि आधार मान लिया है, आपने किसी एक क्वांटिटी को, किसी एक वस्तु को आपने आधार मान लिया है, और उस आधार पर आप बाकी सारी वस्तुएं जो है वो कैलकुलेट कर रहे हो, बाकी सब चीजों को कैलकुलेट कर रहे हो। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक पत्थर है, एक मैंने पत्थर उठाया, मैं ऐसा सोच रहा हूं जैसे कि मैं आदि मानव हूं, और सबसे प्रथम मैं पहली बार मैं अब ये करने वाला हूं, पहली बार मैं जो है मापन का इस्तेमाल करने वाला हूं। तो जब मैंने वो पत्थर उठाया तो मैंने बोला भाई ये जो पत्थर है मेरे पास, मैंने इसको 1 किलो मान लिया है। ठीक है, मैंने मान लिया है कि 1 किलो का पत्थर है। अब इसके अनुसार अगर मेरे पास कोई बड़ा पत्थर आता है तो मैं देख लूंगा कि कितने छोटे 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 पत्थर इस्तेमाल करके बड़े पत्थर के बराबर हो सकता है। मान लीजिए कि 5 छोटे पत्थर मिला के मेरे बड़ा पत्थर के बराबर आया, तो मेरे पत्थर का मान, बड़े वाले पत्थर का मान, बड़े वाले स्टोन का मान कितना हो गया, 5 केजी मेरा मान हो गया। तो इस तरह से हम किसी एक चीज को आधार मान के सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। तो वो जो आधार आपने माना है, जिसको बेस आपने माना है, उसको आप कहते हो मात्रक। उसको आप क्या कहते हो, मात्रक। तो आपके पास क्या हो जाता है, वो मात्रक है ना। अच्छा, अब जैसे भौतिक राशियां आपके पास दो प्रकार की होती थी, मूलभूत भौतिक राशियां, ठीक है, और व्युत्पन्न भौतिक राशियां, तो मात्रक भी आपके पास दो प्रकार के हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे मात्रक आपके पास दो प्रकार के, कौन कौन से हो जाएंगे। पहला हो जाएगा आपके पास मूलभूत मात्रक। मूलभूत मात्रक, तो मूलभूत मात्रक क्या होंगे भाई, जो मूलभूत राशियों के मात्रक होंगे वही मूलभूत मात्रक होंगे। और व्युत्पन्न मात्रक, ये दो तरह के मात्रक इधर लिख लेते हैं, और व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक। अब देख भाई, तो ये मूलभूत मात्रक जो हैं वो कौन से होंगे। मूलभूत हमारे पास जो राशियां हैं वो 7 हैं। तो क्या करते हैं, याद कर लेते हैं ना यार, 7 राशियों के मात्रक याद करना कौन सी मुश्किल बात है। बाकी सब तो हम निकाल ही पाएंगे, बाकी सब हम निकाल लेंगे। ठीक है, पहला जो होगा आपके पास, पहली क्वांटिटी, पहली राशि कौन सी थी भाई आपके पास, पहला था आपके पास द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का मात्रक बता सकते हो क्या मुझे, द्रव्यमान का मात्रक बता सकते हो क्या आप मुझे। द्रव्यमान के कई मात्रक होते हैं, कैसे कैसे आप जानते भी हो, बचपन से यूज करते आए हो। कभी दूध लेने गए, दूध तो नहीं बोलना चाहिए, दूध लिक्विड होता है, ठीक है। कभी घी लेने गए हो या सब्जी खरीदने गए हो तो मम्मी बताती हैं धनिया लेने गए हो तो कितना ले आना, 100 ग्राम ले आना, 200 ग्राम ले आना, 1 किलो ले आना, 5 किलो ले आना। ठीक है, ऐसी चीजें बात आप सुनते हो और बचपन से सुन सुन के आपको समझ में तो आ गया यार कुछ तो होता है ना। तो ये होता है, वो द्रव्यमान का मात्रक होता है। ठीक है, इधर केजी होता है, और क्या हो सकता है, ग्राम हो सकता है, और क्या हो सकता है भाई आपके पास पाउंड हो सकता है। ठीक है, ये सब इसके मात्रक हो सकते हैं, है ना। और भी अपन को अगर जरूरत पड़े तो अपने और मात्रक मिल सकते हैं। और देखें तो अपने पास क्या है, लंबाई है, दूसरा क्या था, लंबाई। लंबाई का क्या क्या मात्रक हो सकता है भैया, लंबाई आप जानते हो किलोमीटर में भी माप सकते हो। ठीक है, कहीं से कहीं जाते हो तो उसमें तो बड़ी कितने मिलीमीटर चलकर आया हूं मैं, किलोमीटर में लगभग हम बोलते हैं। उसके बाद मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, और मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, बहुत सारी क्वांटिटीज है आपके पास जो कि लंबाई में, जो कि मात्रक लंबाई के होते हैं। जैसे क्या लिख लें हम एग्जाम्पल, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, आगे आप लिखते जाओ जितने मीटर 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 जितने आप लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, एक जो क्वांटिटी होती है लाइट ईयर, मात्रक होता है लाइट ईयर। क्वांटिटी मेरे मुंह से निकल रहा है बार बार। ठीक है, लाइट ईयर, लाइट ईयर जो होता है ये आपके पास लंबाई का मात्रक होता है। ठीक है, ये हम ऐसे मेजर करते हैं कि एक साल में लाइट कितना दूरी चलेगी उसको हम लाइट ईयर बोलते हैं। ठीक है, एक साल में लाइट कितना दूरी चलेगी, लाइट की स्पीड आप जानते हो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, तो एक साल में उसमें सेकंड में कन्वर्ट करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो वो लाइट ईयर के बराबर होता है। याद ये रखना है कि आपको लाइट ईयर जो है वो लंबाई का मात्रक है, दूरी का या लंबाई का मात्रक है। दूरी बोलो या लंबाई बोलो, बात तो एक ही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ईयर यहां पे लिखा आ रहा है तो ईयर का मतलब होता है कि समय का मात्रक है, समय का नहीं, कि लंबाई का मात्रक होता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां से पता चला। ठीक है, इसको आप थोड़ा याद रखें। तीसरी बात, समय। तीसरी राशि समय। समय का मात्रक क्या क्या होता है भाई, आर, मिनट, ठीक है, सेकंड, ये सब आपके पास समय के मात्रक है। अच्छा, और क्या होता है फिर बाद के पास, ताप आता है। ताप में क्या क्या होता है, ताप किस में नाप सकते हो आप, केल्विन में नापते हो।
ठीक है, और किस पे नापते हो भैया, डिग्री सेल्सियस में आप नापते हो, फिर फ़ारेनहाइट में आप नापते हो, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी कई बार नापते हैं अपन, टेम्परेचर नापते हैं जब बॉडी टेम्परेचर होता है तो ज़्यादातर वो डिग्री फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, 97 के आसपास आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता है डिग्री बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, और अब क्या आता है हमारे पास, अब हमारे पास आता है भाई करंट, विद्युत धारा, सिर्फ धारा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, आप समझ जाएंगे, इसका यूनिट होता है एम्पियर, एम्पियर, ठीक है। अच्छा, और क्या बचता है अपने पास, ताप हो गया, धारा हो गया, अपने पास क्या बचता है, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ये आप करते हो किसमें, मोल में, किसमें नापते हो इसको, मोल में, MOL करके लिख लो, ठीक है। अच्छा, और क्या आता है आपके पास, और आपके पास आता है भाई तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, मैं सिर्फ तीव्रता लिख रहा हूं, प्रकाश की तीव्रता ही लिख लेता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, अरे भाई हट जाओ, प्रकाश की तीव्रता आप किसमें नापते हो भाई, कैंडिला में, कैंडिला, CD, जिसको आप इंग्लिश हिंदी में लिखना चाहो तो कैंडिला ऐसे लिख सकते हो, कैंडिला, ठीक है, ये मोल, बाकी आप लिख लेना अपने आप ना, हिंदी में उसको लिख सकते हो, हिंदी में तो बदलेगा नहीं, उनका नाम है तो नाम तो अपन कैसे भी लिख सकते हैं ना। तो ये सब अपने पास राशियां हो गई ना, 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई 7, ठीक है। इन 7 राशियों के अपन ने मात्रक मिल गए हैं, हमें मिल गए काम, अब इनको काम में लेते हैं अपन और व्युत्पन्न मात्रकों की बात करते हैं। अच्छा, अभी जब यांत्रिकी की हम बात करते हैं ना, तो यांत्रिकी के अंदर हमारे पास 3 मात्रक बहुत ज्यादातर काम आएंगे, ये 3 ही आएंगे बेसिकली, द्रव्यमान, लंबाई और समय, ये 3 मात्रक हमारे पास बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं हमारे पास यांत्रिकी वाले जो भी व्युत्पन्न राशियां होती हैं उनके जरा मात्रक निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेग, वेग देखते हैं, वेग का मात्रक क्या होगा, बहुत अच्छे, व्युत्पन्न राशियां नहीं मात्रक। सबसे पहले हम देखते हैं क्या, वेग, भाई वेग का मात्रक क्या होगा, वेग आप कैसे लिख सकते हो, वेग का आपको फॉर्मूला तो पता ही है, लंबाई बटे या विस्थापन बटे, विस्थापन भी एक तरह की लंबाई तो है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन आप कैसे मापोगे, विस्थापन आप कैसे मापोगे भाई, विस्थापन आप मापोगे किसमें, मीटर में, या मीटर में, किलोमीटर में, किसी में मीटर ले रहा हूं, ठीक है, मीटर में आप मापोगे और समय को आप ना मापोगे सेकंड में। तो आपके पास वेग का जो मात्रक हुआ वो क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। बहुत ही आसान सा एग्जांपल, ठीक है, बच्चा बच्चा जानता है इस चीज को। दूसरा अपन देखते हैं, दूसरा अपन देख लेते हैं त्वरण। अच्छा, त्वरण को कैसे मापते हैं हम भाई, त्वरण होता है वेग बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय होता है, लेकिन मुझे सिर्फ मात्रक से मतलब है, तो ऊपर वेग आएगा और नीचे समय आएगा, मुझे सिर्फ इतने से मतलब है अभी, है ना। तो वेग बटे समय, तो वेग का मात्रक तो मैंने अभी निकाला ऊपर, वो कितना आया था, मीटर प्रति सेकंड, बटे समय एक और बार आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस तरह से हम इसका मात्रक निकाल पाए, त्वरण का मात्रक निकाल पाए। अच्छा चलो फोर्स का निकाल लेते हैं, बल का मात्रक निकालते हैं। बल का मात्रक निकालोगे तो बल क्या होता है भाई, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल हम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बल के बराबर बोल देते हैं, है ना। तो द्रव्यमान को आप किस में मापते हो, केजी में, और त्वरण का आपने निकाला अभी ऊपर, कितना आया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कितना हो गया भाई, ये केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। तो आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आप उससे किसी भी चीज का मात्रक पता कर सकते हो। जैसे कि एक अच्छा एग्जांपल अगर हम लें तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो हम देखते हैं F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर से, है ना। ये सब चीजें आपने पढ़ रखी हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर से पूछा जाता है कि बताइए कि जो ये अपने पास जो गुरुत्वाकर्षण आपके पास नियतांक है, इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा। तो आप कुछ नहीं करना, आपको G अलग कर लेना, बाकी सबको एक तरफ ले आना है। तो G हो जाएगा FR स्क्वायर बटे m1 m2, ठीक है। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा, फोर्स का, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन कैसे होगा, आपने अभी तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निकाला था, ठीक है। हम प्यार से न्यूटन जी को सम्मान देने के लिए इसको बोल देते हैं कि ये एक न्यूटन के बराबर है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है वो न्यूटन के बराबर है। ऐसे ही हम एनर्जी के लिए जूल यूज कर लेते हैं, ऊर्जा के लिए, और भी क्वांटिटीज जिनके हम कूलम यूज कर लेते हैं चार्ज के लिए, है ना, और करंट के लिए एम्पियर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसा चलता रहता है कि जब थोड़े से जो साइंटिस्ट हैं उनको सम्मान देने के लिए उनके नाम के ऊपर, उनके नाम पर आधारित हमने यूनिट रख लिए हैं, मात्रक बना लिए हैं, ठीक है। अच्छा, यहां आते हैं वापस, ये FR स्क्वायर हमारे पास FR स्क्वायर बटे m1 m2 के बराबर है। तो F कितना है, F तो न्यूटन हमने ले लिया। ये R क्या है, ये किसी तरह की दूरी तो ही ना, दो पिंडों के बीच की दूरी होती है, तो दूरी को हम किस में मापते हैं भाई, मीटर में मापते हैं। तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे m1 m2,
m1 m2 किस में लोगे भाई, केजी में, तो केजी और केजी 2 बार आएगा तो क्या हो जाएगा, केजी का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास क्या यूनिट आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये आपके पास जी का यूनिट आ गया, जो कि आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, इस तरह से हम किसी का भी निकाल सकते हैं। एक और होता है आपके पास कूलम का नियम होता है, जिसमें आप बोलते हो कि F जो होता है वो K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर के बराबर होता है। यहां से आप K का निकाल सकते हो अगर आपको पूछा जाए तो। आप किसी का भी इन 7 राशियों के अनुसार पता कर सकते हो कि क्या नियतांक आने वाला है। ठीक है, ये हमने बात करी है मूलभूत और व्युत्पन्न मात्रकों की। अच्छा, अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे कि मैंने अभी लिखा, जो बल था उसका मात्रक मैंने लिखा, बल का मात्रक मैंने लिखा, क्या लिखा भाई, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये मैंने लिखा। चलो सही है, कोई गलत बात इसके अंदर नहीं है, कुछ गलत नहीं है इसके अंदर, है ना, ये बिल्कुल सही हमने लिखा है। अच्छा, अगर मैं चाहता कि इसको ऐसे लिखूं कि फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर होता है, द्रव्यमान का मैं लिखना चाहता हूं कि इसका मात्रक होगा ग्राम, और एक्सीलरेशन का मैं लिखना चाहता हूं सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो कुछ गलत होता गया इसके अंदर। ठीक है, क्या अब इस समय इसका मात्रक क्या आ जाता, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या ये गलत हो जाता या ये सही होता, क्या ये गलत होता है या सही होता है, ये बिल्कुल सही होता है, इसके अंदर कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों ही मात्रक सही हैं, ये दोनों ही मात्रक सही हैं। अगर ये दोनों ही मात्रक सही हैं तो भाई फिर हम इस्तेमाल कौन सा वाला करें, इस्तेमाल कौन सा वाला करें, तो उसको हम समझते हैं और चलते हैं आगे। हम देखते हैं मात्रकों की पद्धति। मात्रक पद्धति या मात्रकों की पद्धति, आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना। पद्धति क्या होती है, पद्धति एक सिस्टम है जिसके अंदर आप लिखना चाह रहे हो किसी भी क्वांटिटी को। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमने इसको क्लासिफाई क्यों किया, इसको हम समझते हैं। जैसे कि आप इंडिया में हो, आप भारत में अभी हो, और कुछ लोग विदेश, जो लोग विदेश में हैं, मान लीजिए आप दोनों सेम एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे हो। ठीक है, जो विदेशी है उसने जो काम किया है वो अलग मात्रक इस्तेमाल किए हैं, आपने जो काम किया है, आपको दोनों को बल निकालना है ऐसा मान लेते हैं, उसने जो काम किया है वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में किया है, आपने जो काम किया है वो ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के अंदर किया है। ठीक है, जब आपका जो रिजल्ट है उसको कंपेयर किया जाएगा तो उसके अंदर हो सकता है दिक्कत आ जाएगी। अभी हमने सिर्फ बल का उदाहरण लिया है, तो बल को आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसे ही आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़े जिसमें आपको कन्वर्जन बहुत मुश्किल हो जाए, तो आप ऐसा नहीं चाहोगे, तो कंपैरिजन आसान हो जाए, तो इसलिए हमने एक ही पद्धति के ऊपर काम करने का सोचा। ठीक है, तो वो पद्धति कौन सी थी उस पर हम चलेंगे अभी, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि अलग अलग पद्धति जो पहले काम में ली जा रही थी वो कौन कौन सी हैं। पहली पद्धति है इसके अंदर एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति का मतलब क्या होता है भाई, एमकेएस पद्धति का मतलब यह है कि यहां पर जो आपका एम है वो दिखाएगा आपको, के है वो दिखाएगा आपको, और एस है वो दिखाएगा आपको, ये दिखाएगा आपको मीटर, ये दिखाएगा आपको केजी, और ये दिखाएगा आपको सेकंड। मतलब आप लंबाई जिस मात्रक में आप निकाल रहे हो वो है आपका मीटर, जिसमें द्रव्यमान निकाल रहे हो वो है केजी, और जिसमें समय निकाल रहे हो वो है आपका सेकंड। समय मतलब जिसका इस्तेमाल कर रहे हो वो है सेकंड। ठीक है, दूसरी पद्धति आपके पास हुई सीजीएस पद्धति। अब इसमें उसमें क्या फर्क है, तो इसमें आपको बोला गया कि आप जो लंबाई का मात्रक इस्तेमाल करोगे वो होगा सेंटीमीटर, जो आप द्रव्यमान का मात्रक इस्तेमाल करोगे वो होगा ग्राम। ठीक है, और जो समय का मात्रक आप इस्तेमाल करोगे वो होगा सेकंड। समय का वही रहा, बाकी हमने बदल दिया। ठीक है, एक तीसरी पद्धति भी जो बहुत फेमस हुई, अंग्रेजों ने फेमस करी जिसको, वो हुआ एफपीएस। ब्रिटेन में ज्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता था, अभी भी थोड़ी बहुत जगह पर इसका इस्तेमाल होता है ब्रिटेन में ही। ठीक है, तो एफपीएस पद्धति इसका नाम था। एफपीएस पद्धति क्या होती भाई, इसमें आपने जो लंबाई थी उसको किसमें नापा, फुट में। एफ से क्या होगा, फुट। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, एफ से क्या होगा भाई आपके पास, फुट, लंबाई का यूनिट। ठीक है, पी से क्या होगा आपके पास, पाउंड, और एस से क्या होगा आपके पास, सेकंड। ठीक है, ये तीन पद्धति हैं जो कि काफी फेमस हैं और काफी यूज होती हैं, कई बार यूज कर लेते हैं लोग, लेकिन और इसके अलावा हमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि और कौन सी पद्धति हो सकती है और क्या हो सकता है, कोई बेकार की बात है। ठीक है, हमारे पास जो काम की पद्धतियां हैं वो ये हैं, हमसे जो पूछा जा सकता है, जो बात हो सकती है वो इनके अंदर बात हो सकती है, इसके अलावा हमसे कोई बात नहीं की जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा एक पद्धति और हमने डेवलप करी, इसको हमने कहा क्या, एसआई पद्धति। क्या बोला इसको हमने, एसआई पद्धति। चौथी पद्धति जिसको हमने
एसआई पद्धति बोला। ये क्या है भाई एसआई पद्धति? आपके पास काम चल रहा था एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस से, तो आप कह रहे थे कि भाई इनमें से एक को सिलेक्ट कर लेते हैं, एमकेएस को सिलेक्ट कर लो, सब लोग एमकेएस पे काम करो, एसआई बनाने की जरूरत क्या थी? तो ठीक है, बहुत ही बच्चों वाली बात है कि एमकेएस पद्धति क्यों बनाई गई। आपने कहा सॉरी एसआई पद्धति क्यों बनाई गई, तो आपने कहा कि एमकेएस पद्धति को हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास जो 4 मूलभूत राशियां हैं उनको भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे और पूरी की पूरी राशियां जाएंगी, हम उसको एसआई पद्धति में बोलेंगे। तो एसआई पद्धति में आपको बोल दिया क्या, लंबाई किसमें आपने नापी, लंबाई आपने नापी क्या, मीटर में, ठीक है, द्रव्यमान आपने मापा केजी में, ठीक है, और आपके पास समय आया सेकंड में, अच्छा, और क्या है भाई, और आपके पास कौन कौन से थे, आपके पास धारा थी, धारा एम्पियर में, और आपके पास ताप था, ताप को आपने लिया केल्विन में, ठीक है, अच्छा, और क्या था भाई आपके पास, और आपके पास था धारा, ताप, और क्या बचता है भाई, कैंडेला में आपने नापी तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, और फिर आपने पदार्थ की मात्रा को नापा आपने मोल में, ठीक है। ये सातों आपने मूलभूत राशियां ले ली और एक पद्धति बना दी जिसको आपने बोला क्या, एसआई पद्धति, ठीक है, एसआई पद्धति। एसआई पद्धति और एमकेएस पद्धति में समानता यह है कि जो आप द्रव्यमान, लंबाई और समय ले रहे थे वो उसमें भी उतना ही आता है, वही आता है एम केजी और सेकंड, ठीक है। बाकी जो 4 क्वांटिटी बची थी उनको भी हमने इंक्लूड कर लिया और इसको नाम दे दिया एसआई पद्धति, ठीक है। चलो, आपको याद होना चाहिए, आपको याद हो गया है ना। आगे बात करते हैं, हम आगे चलते हैं, ये हमारे पास पद्धति भी हमें समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, आज अब क्या है भाई कि आपके पास जो व्युत्पन्न राशियां है ना, आपने ये तो समझ लिया कि व्युत्पन्न राशियों को मूलभूत राशियों में के रूप में, मूलभूत राशियों के रूप में दर्शाया जा सकता है या दर्शाते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है भाई, अच्छा, तो दर्शाते कैसे हैं साहब, दर्शाते कैसे हैं? हम वही एग्जांपल लेते हैं, बल का एग्जांपल लेते हैं, बल का हम उदाहरण लेकर समझते हैं। तो बल किससे दर्शाते हैं भाई, एफ से दर्शाते हैं हम, और एफ इजिकल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन से हम इसको निकालते हैं, ठीक है। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल हम निकालते हैं। यहां से मेरे पास जो यूनिट आती है, जो मात्रक आता है इसका, वो क्या आता है, बल का केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप देख सकते हो कि यहाँ पर केजी भी आया, यहाँ पर मीटर भी आया और सेकेंड स्क्वायर भी आया, सेकेंड का स्क्वायर भी आया नीचे, ठीक है। तो तीनों राशियां यहां पर आ रही हैं, 3 मूलभूत राशियां यहां पर मुझे देखने को मिल रही हैं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर व्युत्पन्न राशियों को अपन मूलभूत राशियों के रूप में दर्शा रहे हैं तो मूलभूत राशियों के कुछ घात मुझे मिल रहे हैं, कुछ पावर्स मुझे चढ़ी हुई मिल रही हैं, जैसे कि यहां पर केजी की पावर 1, मीटर की पावर 1 और सेकेंड की पावर, टाइम की पावर 2 आ रही है, ठीक है, 2 आ रही है, ठीक है। तो ये जो घात जो चढ़ गई है ना मूलभूत राशियां, घात जो है मूलभूत राशियों की, इनको हम बोलते हैं विमाएं। क्या बोलते हैं हम इनको, विमाएं। क्या बोलते हैं हम इनको, विमाएं, ठीक है। और ये विमाएं ही हमें अभी पढ़नी है कि विमाएं क्या होती हैं। तो आपको समझ में क्या आया भाई, विमाएं क्या हैं, विमाएं क्या हैं? विमाएं की परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए तो आप बोलोगे कि किसी राशि को मूलभूत राशि के रूप में दर्शाया जाए तो जिस घात को मूलभूत राशियां चढ़ जाएंगी उस घात को हम कहते हैं क्या, विमाएं। उस घात को हम क्या कहते हैं, उस घात को हम कहते हैं विमाएं, ठीक है। अच्छा, अब इनको रिप्रेजेंट करने का थोड़ा सा तरीका हमने बदल दिया। क्यों? जैसे कि मान लीजिए कि मुझे बार बार केजी लिखना पड़ता है ना, बार बार मुझे सेंटीमीटर लिखना पड़ता मान लो, या फिर मान लो मुझे बार बार लिखना पड़ता कि क्या मीटर के लिए मुझे एम लिखना पड़ता, चलो एम तो फिर भी ठीक है ना, और कुछ मुझे बड़ा लिखना, कैंडेला के लिए मुझे सीडी लिखना पड़ता है, वो अभी भी सीडी लिखना पड़ता है। खैर अच्छा, और भी चीज़ें जैसे कि मान लीजिए मेरे पास
किलोमीटर के लिए मुझे केएम लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग मात्रा में मुझे लिखने के लिए ना बहुत दिक्कत होती। तो मैंने क्या किया, मैंने विमाओं को दर्शाने के लिए, मुझे सिर्फ घात से मतलब है ना, मुझे सिर्फ घात से मतलब है, मुझे मात्रक की पद्धति से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ घात से मतलब है। अगर मुझे सिर्फ घात से मतलब है तो मैंने क्या किया, मैंने सबको रिप्रेजेंट करने के लिए, सभी सारी जो मूलभूत राशि है उनको दर्शाने के लिए कुछ एक लेटर ले लिया, कुछ एक अपने जो एबीसीडी होती है उसमें से एक एक लेटर चुन लिया और उन लेटर की घातों को अब मैं चढ़ाऊंगा, है ना, और मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी मूलभूत राशि कितनी घात चढ़ रही है। जैसे कि मैंने लंबाई के लिए लिया एल, लंबाई के लिए क्या लिया मैंने, एल, है ना, एल फॉर लेंथ यानी कि लंबाई। द्रव्यमान के लिए मैंने लिया एम, ठीक है। समय के लिए मैंने लिया टी, टाइम, है ना, टाइम। और मेरे पास आता है धारा, धारा के लिए मैंने लिया, धारा को कई बार आई से भी दिखा देते हैं, ए से भी दिखा देते हैं, ठीक है, मैंने लिया ए। टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी कि ताप के लिए आपने लिया केल्विन, के, ठीक है, ये आप टेम्परेचर दिखा सकते हो इसको। अच्छा, और आपके पास क्या है भाई, और आपने लिया प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता को आपने दर्शाया सीडी से, ठीक है, और पदार्थ की मात्रा को आपने दर्शाया किससे, मोल से। यहां तक तो हमें जरूरत पड़ेगी ही नहीं कैंडेला और मोल तक की, बहुत रेयर कंडीशन में अगर जरूरत पड़े 0.01% केस में तो कैंडेला मोल तक हम पहुंचेंगे। इन्हीं के अंदर हमारा सारा काम हो जाना है, सारे के सारे क्वेश्चंस हल हो जाने हैं, ठीक है। तो अपने पास क्या क्या आ गया भाई, एल आ गया, एम आ गया, टी आ गया और ए आ गया और के आ गया, ठीक है। अपने बढ़िया सबसे इजी वाला एग्जांपल लेते हैं जो कि बल की हम बात कर रहे थे। अब आपसे बोला जाए कि बताइए बल के अंदर क्या विमाएं हैं, बल की विमाएं क्या हैं। तो बल की विमाएं कैसे निकालोगे भाई, आप जानते हो कि बल के अंदर जितनी मूलभूत राशियां आ रही हैं वो जितनी घात चढ़ी हुई होंगी वो उसकी विमाएं होंगी। तो अपन निकालते हैं, है ना। देखते हैं बल के लिए, देखते हैं। तो एफ का क्या आया था आपके पास मात्रक, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना, प्रति सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, केजी को मैं किससे लिखूं, केजी को मैं किससे लिख सकता हूं, केजी को मैं लिख सकता हूं एम से, है ना। यहां एम से मैंने इसको केजी को लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, ये मीटर है, अब इसको एम है, यहां पर छोटा एम है, तो ये मत बोल देना कि द्रव्यमान है, ये मीटर है ना, ये मीटर है। इसको मीटर को मैं कैसे लिख सकता हूं, एल से लिख सकता हूं। और ये टाइम है, समय है, समय को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इसको टी से लिख सकता हूं, इसकी घात 2 है ना। अच्छा, थोड़ा और सजा के इसको लिख लिया जाए तो मैं कहता हूं कि जब भी अपन ऐसे लिखे ना तो f को डब्बे में बंद कर दो, और डब्बे में जब f चला जाता है तो बाहर क्या निकलता है, बाहर निकलता है विमीय सूत्र, है ना। तो मुझे क्या मिलेगा, m की घात 1, l की घात 1 और t की घात -2। ये क्या है भाई साहब, ये है इसका विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र। इस विमीय सूत्र से मुझे पता चल रहा है कि कौन कौन सी मूलभूत राशियां इसके अंदर आ रही हैं और उनकी घात क्या क्या है, ठीक है। द्रव्यमान की घात 1 है, लंबाई की घात 1 है और समय की घात -2 है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए विमाएं क्या हैं, तो बल में द्रव्यमान की विमा 1 है, बल में लंबाई की विमा 1 है और बल में समय की विमा -2 है, ठीक है। इस प्रकार से आप किसी भी व्युत्पन्न राशि का, इवन मूलभूत राशि का भी आप विमीय सूत्र लिख सकते हो, है ना, और बता सकते हो कि उसके अंदर क्या क्या उसकी घात आ रही है। मूलभूत राशियों को लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि आप जानते हो कि लंबाई के अंदर सिर्फ एल आएगा, द्रव्यमान के अंदर सिर्फ एम आएगा, समय के अंदर टी आएगा, धारा ताप में सिर्फ यही आएगा, बाकी सब चीजों के जो घातें होंगी वो 0 0 0 0 आ जाएंगी, ठीक है। तो वो सेंसलेस बात हो जाएगी। अपन व्युत्पन्न राशियों को लिखते हैं, थोड़े बहुत एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर व्युत्पन्न राशियों में क्या क्या मात्रक विमाएं होंगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं भाई। सबसे पहले अपन ने क्या किया, अभी हमने देखा बल, बल के बाद हम देखें किसको देखें भाई, ऊर्जा देख लेते हैं ना, या चलो पहले स्टार्ट करते हैं वेग से, छोटे छोटे करते हैं ना। तो वेग, वेग क्या है हमारे पास, वेग है हमारे पास जो इसका मात्रक है वो है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। मीटर आपके पास क्या है भाई, मीटर आपको नापते हो किसमें, लंबाई यानी कि एल, तो एल की घात 1 और टी की घात -1। अच्छा, मैं चाहता हूं कि मैं इसमें मास भी जोड़ दूं, तो मैं क्या लिख दूं, मास के लिए मास यानी कि एम की घात 0, एल की घात 1 और टी की घात -1। तो द्रव्यमान मैंने इसके अंदर जोड़ दिया, उसकी घात 0 लगा दी, है ना। तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अगर सिर्फ इतना छोड़ दोगे तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। अच्छा भाई, त्वरण पे आओ, त्वरण देखें। त्वरण में क्या क्या होता है आपके पास, त्वरण होता है आपके पास मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर में क्या होगा भाई, मीटर की आपके हो जाएगा एल की घात 1 और टी की घात -2, ठीक है। तो ये आपके पास त्वरण की विमाएं हो गई। अब बल हम लिख ही चुके हैं और बल की जगह पे हम लिख सकते हैं, चलो क्षेत्रफल लिख लेते हैं, है ना।
क्षेत्रफल का विमेय सूत्र लिखते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होगा भाई, क्षेत्रफल की मात्रक क्या होता है भाई, मीटर का स्क्वायर, यानी कि लंबाई का स्क्वायर आ रहा है, यानी कि लंबाई का स्क्वायर आ रहा है तो लंबाई का स्क्वायर आपने कर लिया ऐसे। ये आपके पास किसका विमेय सूत्र आ गया, ये आपके पास क्षेत्रफल का आ गया। अगर लिखना चाहते हो कि एम भी लिख लूं और मैं टी भी लिख लूं तो m0 l² और t0 आपके पास आ जाएगा, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अच्छा, आयतन की बात करें तो आयतन क्या होता है भाई, आयतन आप मापोगे किसमें, मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, सब लंबाई की विमाएं हैं, सब लंबाई की मात्रक है, ठीक है। तो इसका विमेय सूत्र कितना हो जाएगा भाई, एल क्यूब आ जाएगा, बाकी तो क्या है, यहां पर 0 आ जाएगा और यहां पर भी 0 आ जाएगा, m0 l³ t की घात 0, ये आपके पास आ जाएगा, है ना। अच्छा अपन और आगे चलते हैं और लिखते हैं किसी किसी का। अच्छा बल का हम लिख चुके हैं, बल की जगह पर हम किसके लिख लेते हैं, ऊर्जा अब लिख लेते हैं। ऊर्जा का लिखना चाहूं तो ऊर्जा क्या होता है भाई, फॉर्मूला आप जानते हो ऊर्जा का होता है mgh, या हम लिखते हैं हाफ mv²। ये हाफ mv² एक फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी, किसी भी ऊर्जा का आप लिख सकते थे, मैंने हाफ mv² लिखा है, किसका, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। तो ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपने लिखा है, तो आधा जो आपके पास हाफ आ रहा है इसका कोई विमेय, इसकी कोई विमाएं नहीं होंगी, ठीक है। इसकी विमाहीन है राशि है, ठीक है। कोई भी नंबर आपके पास आता है तो वो विमाहीन होगी। नंबर की बात कर रहा हूं, नियतांक की बात नहीं कर रहा हूं, नियतांक की विमाएं हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपके पास होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक आपके पास है, उसकी विमाएं हो सकती हैं, लेकिन ये नंबर है इसकी विमाएं नहीं होंगी, ठीक है। अच्छा mv² हमारे पास आता है, तो m की विमा क्या होगी, मतलब इसके पहले मैं इसका मात्रा लिख रहा हूं तो kg और मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो देखो क्या मिलेगा, kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब मैं इसका विमेय सूत्र लिखता हूं, kg की जगह पे क्या लिख दूं, m की घात कितनी आ रही है 1, मीटर की जगह पे क्या लिख दूं l की घात कितनी आ रही है 2, और टाइम समय की घात कितनी आ रही है -2, m1 l2 t -2, ये आपके पास ऊर्जा आ गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं, और किसका लिख सकते हो भाई, आप लिख सकते हो संवेग का लिख सकते हो, संवेग का लिख लेते हैं। संवेग क्या होता है भाई आपके पास, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, ठीक है। नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो याद रखो, मैं बता रहा हूं वो सही बता रहा हूं, ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान और वेग का आपको गुणनफल मिलेगा, तो इसको आप संवेग कहोगे तो मास का क्या हो जाएगा kg, है ना, और v का क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, kg मीटर प्रति सेकेंड, है ना। अगर इसका विमेय सूत्र लिखना चाहता हूं तो कितना हो जाएगा, kg की जगह पर आ जाएगा m की घात 1, ठीक है, मीटर की जगह पर आ जाएगा l की घात 1, और सेकंड की जगह पर आ जाएगा t की घात -1। -1 क्यों आ रहा है, सेकंड नीचे था तो उसको अपन ऊपर लेकर गए तो उसकी घात माइनस में हो गई, ठीक है। ये हो गया आपका संवेग का विमेय सूत्र। अच्छा क्या लिखना चाहते हो, और क्या लिखना चाहते हो भाई, और अपन लिख सकते हैं टॉर्क, है ना, घूर्णन बलाघूर्ण, ठीक है। टॉर्क क्या होता है भाई, टॉर्क होता है आपका r और f, दूरी और फोर्स का गुणनफल, ठीक है। अच्छा r क्या होता है भाई, ये तो दूरी है, दूरी किस में लिखोगे, मीटर में, और f क्या होता है भाई, kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा अब आपको यहां पर न्यूटन नहीं लिखना है फोर्स की जगह पर, आपको मूलभूत राशियों के रूप में इसका जो मात्रक आता है वो लिखना पड़ेगा, तभी आप निकाल पाओगे, नहीं तो उससे नहीं निकाल पाओगे। न्यूटन थोड़ी कुछ होता है ना। मूलभूत राशियों की हम बात करेंगे तो मीटर में क्या आएगा आपके पास, मीटर में आज आपके पास आ जाएगा l की घात 1, kg में क्या आएगा भाई, m की घात 1, मीटर में क्या आएगा आपके पास, फिर से l की घात 1, और सेकंड स्क्वायर यानी कि t की घात -2, क्योंकि नीचे था ऊपर में उसको लेके गया तो उसकी घात हो गई -2। इनको देखो जोड़ के अगर मैं लिखूं तो यहां से आ रहा है m1, l की घात और 1 और l की घात 1, दोनों को अलग अलग लिखने से क्या मतलब है, साथ में लिखो तो l की घात 2 हो जाएगा, और यहाँ पे t की घात -2 मेरे पास मिल जाएगा, है ना। ये आपको मिल जाएगा यहाँ से। ऐसे आपने बल आघूर्ण निकाल लिया, ऐसे ऊर्जा भी आपने निकाल पाया यहाँ से। अच्छा यहाँ से आप देख सकते हो कि ऊर्जा और बल आघूर्ण का जो विमेय सूत्र है वो बराबर आ रहा है, दोनों का सेम आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है कि दो भौतिक राशियों का विमेय सूत्र जो है वो समान आ रहा हो, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सबका अलग अलग आएगा। तो एक छोटी सी बात अपन यहां पर याद रख सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट आपको यहां पर मिल गया है, फिर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। विमेय सूत्र अलग अलग इनका जरूरी नहीं है कि हो सभी का सेम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ हमने देखी अभी क्वेश्चन के रूप में भी, और हम करेंगे। डायरेक्टली भी आपसे पूछ ली जाती है कि इनका बताइए विमेय सूत्र क्या होगा या मात्रक क्या होगा, तो आप आसानी से निकाल कर बता सकते हो, ठीक है। अच्छा ये जो विमेय सूत्र हमने देखे हैं यहां पर, इनके कुछ अनुप्रयोग हैं, उनको हम देखते हैं ना। अनुप्रयोग देखते हैं कुछ इनके। काफी वाहियात लिखने में आया, नीचे अपने आप हाथ चल रहा है।
अनुप्रयोग देखते हैं हम इनके कि क्या क्या इनके अनुप्रयोग हैं और कहाँ कैसे आप विमीय विश्लेषण को इस्तेमाल कर सकते हो, उसका यूज करके आप चीजों को पता कर सकते हो। सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने के लिए अपन विमीय सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलेंगे। भाई कैसे बदलेंगे एक पद्धति से दूसरी पद्धति में, तो देखते हैं, हम इसको समझते हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये n इंटू यू जो होता है ये एक नियतांक होता है, ठीक है। अगर किसी भौतिक राशि को हम कर रहे हैं तो इस एन यू का मतलब समान होगा। 1 किलो आलू और 1000 ग्राम आलू का मतलब एक हुआ, 2 किलो आलू 2000 ग्राम आलू का मतलब एक ही हुआ। मतलब ये जो एन यू है ये नियतांक होगा, हालांकि एन बदल सकता है और यू बदल सकता है, ठीक है। तो अगर मैं दो पद्धति में लिखना चाहता हूं, मान लो मैं एमकेएस और सीजीएस में लिखना चाहता हूं, ठीक है, तो एमकेएस वैल्यू को अगर मैं n1 u1 लिखूं, ठीक है, और सीजीएस वैल्यू को n2 u2 लिखूं, तो इनकी बात तो बराबर ही है ना, ये बात तो एक ही है, बात तो बदल नहीं गई है ना, क्योंकि वही पहली बात हो गई, 2 किलो आलू और 2000 ग्राम आलू एक ही बात है ना। आपने उसको यूनिट बदल दी तो आपका जो आंकिक मान है वो बदल गया दोनों के अंदर, है ना। अच्छा, तो अपने पास ये आ जाता है n1 u1 n2 u2। अब यहां पर तो ये u1 u2 जो आ रहा है ये मात्रक है यहां पर, ठीक है। अब इसी चीज को अगर मैं विमीय सूत्र के रूप में अगर लिखना चाहूं तो कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। अगर मैं u1 की जगह पर इसका विमीय सूत्र लिख दूं, विमीय सूत्र इज इक्वल्स टू n2 इंटू विमीय सूत्र। अब ये मत कहना कि दोनों तरफ से विमीय सूत्र कट जाएगा, नहीं, इस विमीय सूत्र में हम इसको पहले लिख रहे हैं, बाकी फिर वापस हम उसको, ताकि वापस फिर हम उसको मात्रक में बदल पाएं और चीजों को काट पाएं। अभी समझ में आएगा आपको, एग्जांपल हम करते हैं। तो एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना है, हम पता करेंगे कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, ठीक है। ये डाइन क्या है, ये डाइन है का फोर्स का सीजीएस मात्रक, फोर्स का सीजीएस मात्रक, ठीक है। डाइन क्या है, फोर्स का सीजीएस मात्रक। मतलब हमें एमकेएस पद्धति में तो पता है, या एसआई पद्धति में तो न्यूटन होता है, ये हमें पता है। हमें पता करना है कि सीजीएस पद्धति में जो डाइन है वो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो आप पता करके देखते हैं। अच्छा, देखो कितने होंगे भाई, देखो 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 देखो। अच्छा, मैं क्या करता हूं, मेरे पास फॉर्मूला है n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2। n1 का मान क्या है मेरे पास यहां पर 1, u1 का मान क्या हो जाएगा मेरे पास, मैं मान नहीं रखूंगा u1 का, न्यूटन रखने से कोई फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। मैं इसका विमीय सूत्र रखूंगा। फोर्स का, बल का विमीय सूत्र क्या होता है, m1 l1 t-2, ठीक है। और मैं यहां छोटा सा लिख देता हूं कि मैंने एमकेएस पद्धति इस्तेमाल की है इधर, ताकि मुझे याद रहा, मेरे याद रखने के लिए, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूं n2 का मान मुझे पता करना है कितने डाइन होंगे, ठीक है। और डाइन की जगह भी मैं क्या लिख देता हूं, इसके विमीय सूत्र m1 l1 t-2, ठीक है। और मैं छोटा सा यहां लिख देता हूं कि ये सीजीएस पद्धति यहां पे इस्तेमाल करने वाला हूं मैं, ठीक है। ये चीज पता चल जाए मेरे पास, तो मुझे n2 निकालने के लिए क्या करूं, n2 निकालने के लिए आप उस पूरे को उधर नीचे ले आओ, यानी कि m1 l1 t-2 एमकेएस पद्धति में बटे m1 l1 t-2 सीजीएस पद्धति में, ठीक है भाई। अच्छा, मास, द्रव्यमान एमकेएस पद्धति में किससे दिखाते हैं भाई, केजी से। तो केजी की घात 1, घात मत भूलना। सबसे ज्यादा गलती जो इस क्वेश्चन के, इन क्वेश्चंस के अंदर होती है वो ये गलती होती है कि बच्चे घात लगाना भूल जाते हैं जल्दी जल्दी। ऑब्वियसली जब एग्जाम आप देते हो, आपके ऊपर प्रेशर रहता है, तो आप चीजों को भूलते हो। तो आपको याद रखना है कि कहां गलती कर सकते हो। गलती तभी हटेगी जब आपको याद रहेगा कि मुझसे यहां गलती हो सकती है। तो यहां पर जो घात आ रही है उस घात को लगाना ना भूलें, बिल्कुल भी कतई किसी तरीके से घात को लगाना भूलें। हमेशा जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हर के आगे घात लगाते हुए चलें। जैसे केजी के ऊपर मैंने घात लगाई, यहां पर आपने देखा कि एमकेएस पद्धति में मीटर से रिप्रेजेंट करता हूं मैं लंबाई को, तो मीटर और उसके ऊपर घात 1। समय को मैं रिप्रेजेंट करता हूं किससे, सेकंड से, तो सेकंड के ऊपर भी घात -2, ठीक है। अच्छा, नीचे आता है, तो इसमें आप सीजीएस पद्धति में कैसे रिप्रेजेंट करता हूं मैं, कैसे दिखाता हूं, ग्राम से दिखाता हूं, ग्राम की घात 1, ठीक है। लंबाई को दिखाता हूं मैं सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर की घात 1, और समय को दिखाता हूं मैं किससे, सेकंड से, तो सेकंड की घात -2। ये मुझे मिल जाता है, ठीक है। अब मैं क्या करूं भाई, अब मुझे कहां जाना है, मुझे जाना है एमकेएस से सीजीएस पद्धति में, ठीक है। तो मैं ऊपर वाला जो एमकेएस लिखा हुआ है
उसको सीजीएस में बदल देता हूं, बस यही तो करने बोला है तो यही करेंगे। तो 1 केजी में कितने ग्राम भाई? 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर भाई? 100 सेंटीमीटर। 1 सेकंड में कितने सेकंड भाई? 1 सेकंड। ये सेकंड बड़ा प्यारा होता है ना, लेकिन ध्यान रखना जरूरी नहीं कि हर बार सेकंड ही हो, आपको कभी आर दे दिया, मिनट दे दिया तो गड़बड़ हो सकती है, ध्यान बिल्कुल रखना है ना। तो ग्राम, ग्राम में 1 ग्राम में कितने ग्राम भाई? 1 ग्राम, हमें तो ग्राम में काम करना है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर भाई? 1 सेंटीमीटर। और 1 सेकंड में कितने सेकंड भाई? 1 सेकंड, ठीक है। देखो ये ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, ठीक है। क्या बचा आपके पास? N2 बराबर 1000 की घात 1 इंटू 100 की घात 1। लो भाई कितना आ गया? 10 की घात 5, यानी कि 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं। 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं उसमें और कर लेता हूं, बाकी आप फिर उसमें कर लेंगे। पूछा गया है कि 1 जूल में, अब जूल क्या होता है भाई? ऊर्जा का मात्रक होता है। 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? अर्घ क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है, किसमें? सीजीएस पद्धति में, ठीक है। 1 जूल में कितने अर्घ होंगे आपसे पूछा गया, या पूछ लेता हूं मैं कि 5 जूल में कितने अर्घ होंगे, है ना, मैं चेंज कर लेता हूं। 5 जूल में कितने अर्घ होंगे आपसे पूछा गया है। क्या लगाओगे भाई? N1U1 बराबर N2U2, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल बन सकता है तो इसी के ऊपर ज्यादातर बनता है, तो ध्यान रखना है ना। N1U1 इक्वल्स टू N2U2। तो देखो भाई क्या है, N1 का मान आपके पास 5 है, और इधर क्या है? जूल है, ठीक है। और इधर क्या है? आपको N2 निकालना है, और ये क्या है? अर्घ है। अब मैं जूल और अर्घ की जगह पर क्या रखूं? मैं जूल और अर्घ की जगह पर रख देता हूं इनके विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र कितना होता है ऊर्जा का? अभी हमने निकाला था M1L2T-2। मुझे याद है, आपको याद नहीं है तो बिल्कुल आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। M1L2T-2, इधर आपने करा है MKS पद्धति और इधर आपने करा है CGS पद्धति, ठीक है। अच्छा अब मुझे चाहिए N2 का मान, तो N2 का मान कितना होगा? 5 इंटू M1L1T-2 MKS पद्धति में बटे M1L2 CGS पद्धति में, ठीक है। अब क्या करना है भाई? आपको कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू रखनी है। मास कितने में आएगा भाई? MKS पद्धति में केजी में आएगा। समय ये कितने में आएगा? मीटर में आएगा इसका स्क्वायर, और समय किस में आएगा? सेकंड में आएगा इसका -2। नीचे आप रखोगे केजी 1 ग्राम, ठीक है। इधर क्या आप रखोगे? 1 सेंटीमीटर की घात 1 और समय 1 सेकंड की घात -2, ठीक है भाई। अब देखो भाई, तो N2 का मान कितना आएगा? 5 इंटू 1 केजी यानी कि 1000 ग्राम, ठीक है। 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर घात 2। अब देखो घात लगाना ना भूलना, किधर पे गड़बड़ हो जाएगी, अगर यहाँ पे घात लगाना भूल जाते तो बहुत गड़बड़ हो जाती। तो 1 सेकंड में 1 सेकंड, -2, ठीक है। अच्छा और देखो तो 1 ग्राम, तो ये तो चलेगा ये सही, ठीक है। और इधर 1 सेंटीमीटर की घात 2 और इधर 1 सेकंड की घात -2। देखो ये तो कट जाएगा ना पूरा, ये आप सेंटीमीटर भी आप यहाँ से उड़ा दोगे, ग्राम भी आप यहाँ से उड़ा दोगे। क्या बचा आपके पास? 5 इंटू 1000 इंटू 100 की घात 2, यानी कि 1 2 3 4, ठीक है। कितना हो जाएगा? N2 का मान आ जाएगा आपके पास 5 इंटू 10 की घात 7 अर्घ, ठीक है। इतने आएगा वैल्यू, मतलब 5 जूल के अंदर कितने अर्घ होंगे? 5 जूल में 5 इंटू 10 की घात 7 अर्घ होंगे। बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अच्छा दूसरा इसका अनुप्रयोग क्या है? दूसरा इसका एप्लीकेशन क्या है? दूसरा अनुप्रयोग देखें हम, ये संबंधों की सत्यता जानता है, ठीक है। हमारे संबंधों की नहीं, ठीक है, भौतिक संबंधों की सत्यता जानता है, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं बता पाएगा कौन किससे कितना प्यार करता है, लेकिन ये बता सकता है कि संबंधों के बीच में सत्यता है या नहीं। संबंधों की सत्यता जांचता है, जांच सकते हैं, जांचता क्या है? जांच सकते हैं। ये दूसरा इसका अनुप्रयोग हो गया। कैसे भाई? कैसे भाई? अच्छा अपन सिंपल से एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर। मैं आपके पास आपको इक्वेशन देता हूं जो कि बोलती है S जो है वो ut प्लस ut माइनस लिख लेता हूं मैं, चलो ut माइनस 80 स्क्वायर के बराबर है, ut माइनस 80 स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये जो संबंधों की सत्यता जांचता है ना, ये काम करता है एक नियम पे, इसको हम बोलते हैं विमीय ऐक्यता नियम, ऐक्यता का नियम, विमीय चलो भाई ऐक्यता
का नियम या फिर विमेय समांगता का नियम। इसका मतलब क्या है, विमेय समांगता नियम या एकता नियम क्या है? इसका मतलब यह है कि जितनी भी भौतिक राशियां इसके अंदर आ रही हैं, ठीक है, जहां पर भी आ रही हैं, उनका जो विमेय सूत्र होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, तभी आप उनको जोड़ सकते हो या घटा सकते हो। ठीक है, वो तभी बराबर हो सकती है या तभी उनको जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि s और ये ut और ये at स्क्वायर, इन तीनों का जो विमेय सूत्र आना चाहिए वो बराबर आना चाहिए। अपन चेक कर लेते हैं। s क्या होता है भाई? s तो एक तरह की दूरी है, तो इसका विमेय सूत्र क्या होगा? ये तो l के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ut का विमेय सूत्र हम चेक कर लेते हैं। ut का क्या होगा भाई? u क्या होगा भाई? u होता है आपके पास L1 t-1 और समय है तो t1 यहां पर आएगा, तो ये t तो कट जाएगा, यहां से क्या बचेगा? बचेगा हमारे पास l। ठीक है, अच्छा तीसरा हमारे पास बचता है at स्क्वायर। at स्क्वायर भी हम चेक करते हैं। तो a का क्या होता है आपके पास विमेय सूत्र? L1 t-2, l की घात 1 और t की घात -2। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आता है? सेकंड समय, और समय का क्या आ रहा है यहां पर? t की घात 2, तो ये t कट जाएगा, समय कट जाएगा, तो क्या बचेगा भाई आपके पास? l बचेगा। तो आपने देखा कि इसका भी l आ रहा है, इसका भी l आ रहा है और इसका भी l आ रहा है, तीनों बराबर आ रहा है। अगर तीनों बराबर हैं, मतलब जो भी आप है आपके पास सारे के सारे जो यहां पर राशियां बन रही हैं, अगर सारी की सारी बराबर आ रही हैं, तभी आप इनको जोड़ सकते हो या घटा सकते हो। अन्यथा अगर आपके पास ऐसा होता s बराबर ut स्क्वायर प्लस at, ठीक है, कोई भी एक रैंडम में बना रहा हूं अपने हिसाब से, तो s का क्या होता भाई? s का आप देखते हो कि l ही आता है इसका। तो अगर ut स्क्वायर का निकालना होता आपको, तो ut स्क्वायर क्या होता भाई? u होता आपके पास क्या? L1 t-1 और ये t स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका भी निकाल लो at, तो a का होता है L1 t-2 और इसका होता है आपके पास t। ठीक है, देखो कितना बच्चा, इधर आता l, इधर आपके पास आता है L1 t-1 और इधर आपके पास आता है L1 t-1, L1 t-1। ठीक है, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि तीनों ही अलग अलग आ रहे हैं, तो ये वाला जो संबंध है ये कतई पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो इस समांगता का नियम जो है, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि जितने भी राशियां आपके पास हैं किसी रिलेशन के अंदर, किसी संबंध के अंदर, उन सभी का विमेय सूत्र अगर बराबर होगा तभी आप उनको जोड़ पाएंगे या घटा पाएंगे। गुणा, हाँ, गुणा और भाग उनको कर सकते हैं, अगर उनका जो विमेय सूत्र है वो अलग अलग है तो भी आप उनको गुणा भाग कर सकते हैं। जैसे कि भाई अब हमारे पास होता है ना, वेग क्या होता है? s बटे टी। अब s क्या होता है यहाँ पे? इसका विमेय सूत्र l है, t का विमेय सूत्र क्या है? टाइम है। आप इनको भाग कर रहे हो, दोनों का विमेय सूत्र अलग अलग है, लेकिन वहीं पर ही आपको जब इसको जोड़ना हो किन्हीं राशियों को, तो आप उनको ऐसे नहीं कर सकते, आप उनका विमेय सूत्र जो होगा बराबर होना चाहिए। अच्छा, एक चीज आपने देखी होगी यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला है कुछ देखा देखा लग रहा है ना, s बराबर ut माइनस at स्क्वायर, है ना? आपने जो देखा है फॉर्मूला, वो दूसरी इक्वेशन है गति की, जिसको ut प्लस हाफ at स्क्वायर हम ऐसे दर्शाते हैं। आप जानते हो, 9वीं क्लास में आपको पहली बार पढ़ाया जाता है कि ये जो इक्वेशन है ये सही है। ठीक है, ये इक्वेशन है ये सही है, ठीक है, सही बात है, ये हमें पता है। और ये वाली जो इक्वेशन है, ये आप ये भी समझ गए हो कि ये इक्वेशन गलत है, ये इक्वेशन गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जानते हो इस चीज को, इसलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं। अच्छा, लेकिन विमेय सत्यता के हिसाब से देखें कि ये तो तीनों में जगह पे LL आ रहा है, तो सही होना चाहिए। यहां पर भी चेक करोगे आपको तीनों जगह पे L आ जाएगा, आधे जो 1/2 है यहाँ पे, तो वो तो विमाहीन होगा, तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दोनों में से कौन सा सही है? हम जानते हैं ये वाला सही है, इसलिए हम बोल पा रहे हैं कि सही है, लेकिन हमें पता नहीं होता तो हम कैसे निकालते? तो इसका कोई तरीका नहीं है हमारे पास। विमेय सूत्र से हम ये पता नहीं, विमेय विश्लेषण से हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा सूत्र सही है। दूसरा कोई हमें मेथड, दूसरा कोई हमें तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा विमेय सूत्र सही है। ठीक है, तो विमेय सत्यता ये नहीं दर्शाती है कि भौतिक सत्यता होगी ही होगी, लेकिन अगर भौतिक सत्यता है तो विमेय सत्यता होगी ही होगी, ये जरूर हो। ठीक है, तो यहां पर ये जो राशि, ये जो इक्वेशन है मेरे पास, ये यहां पर विमेय सत्यता भी इसके अंदर है और यहां पर कौन सी भौतिक सत्यता भी है।
ठीक है, तो भौतिक सत्यता है तो विमेय सत्यता होगी ही होगी, 101% होगी। तो कोई देखी हुई इक्वेशन अगर आपको मिल जाती है तो विमेय सत्यता उसके ऊपर लागू हो ही जाएगी। लेकिन अगर विमेय सत्यता है, जैसे कि इसके अंदर विमेय सत्यता है, हम जान पा रहे हैं, निकाल पा रहे हैं कि ये विमेय रूप से सत्य है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये भौतिक रूप से भी सत्य हो, तो यहां पर भौतिक सत्यता नहीं है। तो आप भौतिक सत्यता विमीय विश्लेषण से पता नहीं कर सकते साहब। तो ये एक ड्रॉबैक है इस मेथड का, तो उसको हम याद रखें, कई बार पूछ लिया जाए तो बता देंगे कि इसका क्या ड्रॉबैक है, इसमें क्या कमी है। ठीक है, अच्छा चलिए तीसरा चीज क्या है भाई संबंध सत्यता जांच करने के लिए। अच्छा अब देखते हैं तीसरा इसका जो अनुप्रयोग है विश्लेषण का, कि हम यहां से पता कर सकते हैं कि भौतिक राशियों के बीच में संबंध क्या है। हम पता कर सकते हैं भौतिक राशियों के बीच का संबंध। भौतिक राशियों के बीच संबंध कैसे पता करेंगे भाई? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लें, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल अगर ले लें, हम देख लीजिए, आवर्तकाल का एक फॉर्मूला आप जानते हो। आवर्तकाल का एक फॉर्मूला आप जानते हो, क्या फॉर्मूला जानते हो भाई आवर्तकाल का? सरल लोलक के आवर्तकाल का एक फॉर्मूला आप जानते हो कि T = 2 पाई √L/G होता है। √L/G होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, है ना, बचपन से आपको पढ़ा दिए जाते हैं फॉर्मूले। अच्छा, अब मैंने आपको क्या कहा कि आपको फॉर्मूला पता नहीं था साहब, है ना, आपको सिर्फ ये बोल दिया गया कि आपके पास जो समय है, जो आवर्तकाल है, वो किस किस पे निर्भर कर रहा है? वो सरल लोलक की लंबाई पे निर्भर कर रहा है। ठीक है, आपको बताया गया कि टी किस किस पर निर्भर कर रहा है, सरल लोलक की लंबाई पर निर्भर कर रहा है, और दूसरी बात गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर रहा है। दो चीज आपको बता दी गई, हाँ ना, ये आपको बोल दिया गया गुरुत्वीय त्वरण पे निर्भर कर रहा है। तो आपसे पूछा गया कि फॉर्मूला क्या होगा, तो हमने कहा कि चलिए हमारे पास एक मेथड है, उसको इस्तेमाल करके हम देखते हैं। हमने क्या बोला, हमें नहीं पता कि एल की क्या घात आएगी और जी की क्या घात आएगी, हम बिल्कुल नहीं पता। हमने तो बोला कि जो मेरे पास समय है, ये आवर्तकाल है, ये टी जो है, ये के कोई भी नियतांक आपके पास आ जाएगा, ठीक है, नियतांक आपको लेना पड़ेगा, एल की घात ए और जी की घात बी ऐसे निर्भर कर रहा है, ऐसे निर्भर कर रहा है, ठीक है। और अब मैं कहूंगा कि अब मैं इसके अंदर विमीय विश्लेषण का इस्तेमाल करता हूं। विमीय विश्लेषण के लिए मैंने आपसे कहा कि ये सत्य तभी होगा, ये जो आपके पास रिलेशन है, संबंध सत्य तभी होगा जब दोनों तरफ LHS और RHS दोनों तरफ के जो विमीय सूत्र हों वो बराबर हों, ठीक है। तो अपन निकालते हैं। अगर मैं LHS का विमीय सूत्र पता करता हूं, LHS क्या आ रहा है मेरे पास, LHS में आ रहा है, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में तो देखो तो T आ रहा है मेरे पास, तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा भाई, सिर्फ T ही होगा, ठीक है। या और बेटर इसको लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, m0 L0 T की घात 1, ये इसका विमीय सूत्र होगा। अच्छा, मैं RHS पर गया, RHS पर जब मैं गया तो मैंने देखा कि इसका विमीय सूत्र जो आ रहा है वो K का तो कोई विमीय सूत्र होगा नहीं, क्योंकि K तो एक विमाहीन राशि है, ठीक है, एक नंबर है। अच्छा, L लंबाई की घात A और त्वरण, ये गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण का क्या होता है L1T-2, तो L1T-2 की घात B, ये मेरे पास आया। मैंने कहा चलो उसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, तो यहां पर L यहां पर एक बार आ रहा है, यहां पर B भी आ रहा है, तो ये L की घात A+B हो जाएगा, ठीक है, और T की घात -2 भी हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके मैंने इसको अरेंज करके लिख लिया, और मैंने कहा चलो इसके आगे M भी लगा दो ना, M भी लगा दो, ऊपर भी लगा रखा है तो इधर भी लगा दो, कोई जरूरत नहीं है वैसे तो, लगा दो फिर भी, है ना, यहाँ भी आपने लगा दिया। अच्छा भाई, और मुझे पता था कि LHS जो है वो RHS के बराबर होना चाहिए, तो LHS RHS के बराबर करने के लिए मैंने क्या कहा कि LHS का जो विमीय सूत्र है वो m0 L0 T की घात 1 जो है वो m की घात 0 L की घात A+B और T की घात -2B के बराबर होना चाहिए। ये तभी होगा जब इनकी घातें बराबर हों, तो यह m तो 0 0 है। अब देखो A+B का मान जो है वो 0 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि L की घात यहाँ 0 आ रही है, यहाँ पे A+B आ रही है, तो 0 के बराबर आना चाहिए। यहाँ पर ये माइनस है, ठीक है, सही है, ठीक है। -2B जो है यहाँ पे वो +1 के बराबर आना चाहिए, तो -2B किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। यहाँ से B तो मुझे पता चल गया कि -1/2 के बराबर आएगा, ठीक है। और यहाँ से मुझे पता चला था कि A जो है वो -B के बराबर है, ठीक है। तो मुझे ये भी पता चल गया कि A की घात जो है, A की जो वैल्यू है वो 1/2 आई है, तो मुझे दोनों की वैल्यू पता चल गई A और B की। अब जो मैंने संबंध माना था मैं उसको लेके चलता हूँ और उसके अंदर इसको पुट करता हूँ, तो
k इज इक्वल टू के, t इज इक्वल टू के l की घात 1/2 और g की घात -1/2। तो t कितना आ गया भाई, k, इसको मैं प्यार से √L/g इसके लिख सकता हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको जानते थे पहले से कि t इज 2π√L/g आता है, तो क्या हम वहीं पर पहुंच गए हैं? सिर्फ इस पे अंदर गड़बड़ यह है कि इस k का मान हम विमीय सूत्र से पता नहीं कर पाएंगे। इस k का मान हम जब इस विमीय सूत्र से नहीं पता कर पाएंगे तो ठीक है, बस फिर किसी और मेथड से करेंगे, किसी और मेथड से उसको पता करेंगे, है ना। तो कुछ ड्रॉबैक इसके जो हुए वो क्या क्या हुए हमारे पास, विमीय विश्लेषण वैसे बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन कुछ ड्रॉबैक हमारे पास इसके हो गए। वो क्या क्या ड्रॉबैक हो गए? पहली बात तो हम भौतिक सत्यता नहीं जान सकते, भौतिक सत्यता पता नहीं कर सकते हम इससे। दूसरी बात, ठीक है, नियतांक का मान नहीं पता कर सकते। नियतांक मतलब जो नंबर यहां पर आ रहा है, ठीक है, नियतांक वाले नियतांक नहीं, नियतांक का मान नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, ये इससे पहले वाला जो हमने मेथड देखा, जो जिसमें हमने आवर्तकाल पता करा, अगर उसके अंदर 3 से ज़्यादा राशियां हैं, ठीक है, 3 से ज़्यादा राशियां हैं तो हम उसको हल नहीं कर सकते। तो 3 से ज़्यादा राशियों वाले संबंध में, जैसे किसी के अंदर द्रव्यमान भी आ रहा हो, लंबाई भी आ रहा हो, समय भी आ रहा हो और टेम्परेचर भी आ रहा हो, ताप भी आ रहा हो, तो हम उसको फिर विमीय विश्लेषण से पता नहीं कर सकते। 3 से ज़्यादा राशियों में, ठीक है, विश्लेषण नहीं लगेगा, विमीय विश्लेषण नहीं लगेगा। तो ये कुछ इसके कुछ कमियां हैं। अगर ऐसा हो जाता कि सारी चीज़ें हम इससे निकाल पाते तो बहुत ही बढ़िया हो जाता हमारे लिए। हम सारे जितने भी रिलेशन है इतने एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, सब एक बार डायमेंशन से विमीय सूत्र से निकाल पाते। ठीक है, तो हमने मात्रक की बात करी, हमने भौतिक राशियों की बात करी, मात्रक की बात करी, पद्धति की बात करी, उसके बाद हम विमाय पे आए, विमा के हमने अनुप्रयोग देखे हैं। अब इनके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चले भाई क्वेश्चन करके देखते हैं इस पर, आ जाओ भाई। हाँ, पहला क्वेश्चन कह रहा है भैया हमसे कि स्टीफन नियतांक का मात्रक क्या है, स्टीफन नियतांक का मात्रक क्या है। अब इसके लिए तो बेसिकली गोयले क्वेश्चन जब आपको देखने मिलते हैं ना आपको, तो इसका फॉर्मूला पता होना है इसे। ठीक है, अगर फॉर्मूला पता है तो आप निकाल पाओगे, अगर नहीं पता है कि क्या रिलेशन है तो आप ऑब्वियसली इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो शक्ति होती है भैया यहाँ पर वो सिग्मा ई ए टी की घात 4 के बराबर होती है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन की हम बात करते हैं तो ठीक कितना रेडिएशन हो रहा है, ठीक है, उसको हम सिग्मा ई ए टी की घात 4 से देते हैं। जहां पर सिग्मा क्या है, ये सिग्मा होता है स्टीफन कांस्टेंट, जिसका हमें निकालना है, स्टीफन नियतांक जिसका हमें मात्रक पता करना है। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, पी बटे ई ए की घात, ई जो होता है यहां पर वो विमाहीन एक राशि है हमारे पास। ठीक है, तो सिग्मा कितना हो जाएगा, पी बटे मात्रक निकालना है तो सिग्मा का मात्रक क्या हो जाएगा, पी का मात्रक हो जाएगा आपके पास वॉट, पावर का मात्रक होता है वॉट। ठीक है, ई तो हट ही गया, ई ए का मात्रक होगा आपके पास मीटर स्क्वायर और टेम्परेचर का मतलब मात्रक हो जाएगा आपके पास केल्विन की घात 4। ठीक है, ऊपर ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा, ऊपर ले जा रखा है, बिल्कुल ऊपर नहीं ले जा रखा है इसने, तो डी इसका सही हो जाएगा, वॉट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन की घात 4, ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए भाई, बोल रहा है प्लांक नियतांक की विमा किसके समान है, किसके समान बताइए भाई कि प्लांक विमा, ये प्लांक नियतांक की विमा किसके समान है। तो प्लांक नियतांक का पहले विमीय सूत्र निकालें, तो फॉर्मूला होता है भाई E इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, यहाँ पे न्यू क्या होता है, न्यू होता है आपके पास आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, आप इसको बोलते हो। ठीक है, H का मैं निकालता हूँ, क्या विमीय सूत्र आएगा, तो H निकाल आपके पास आएगा। E का क्या हो जाएगा, E है ऊर्जा, ऊर्जा होता है m1 L2 T-2, अभी हमने देखा था, सीखा था, और न्यू। ठीक है, इसके नीचे क्या आ जाएगा, न्यू आ जाएगा, तो न्यू का क्या होता है, टी की घात -1 फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी होता है 1/T, सॉरी, न्यू होता है 1/, आवर्तकाल। ठीक है, तो ये टी की घात -1 न्यू हमारे पास आ जाएगा। तो H कितना होगा, m1 L2, ये ऊपर जाएगा तो आपके पास प्लस हो जाएगा, तो m1 L2 T-1, ये आपके पास H का जो है
विमीय सूत्र आ गया है, प्लैंक कांस्टेंट का विमीय सूत्र आ गया। अब आपको देखना है किसके बराबर होगा, ऊर्जा के बराबर तो नहीं होगा, समझ में आ ही रहा है कि ऊर्जा तो उसके अंदर आ ही रही है, ठीक है। संवेग, संवेग देखें, संवेग के बराबर हो सकता है क्या, संवेग होता है हमारे पास m इंटू वी, तो मास के लिए तो आपके पास आ जाएगा m की घात 1, ठीक है। v में आपके पास आ जाएगा L1 t-1, ठीक है। नहीं, ये नहीं आ रहा है। अच्छा, कोणीय संवेग देखें, कोणीय संवेग होता है आपके पास r इंटू एम इंटू वी, ठीक है। तो r क्या हो गया, दूरी, L की घात 1, m क्या हो गया, मास यानी कि m की घात 1 द्रव्यमान, और v क्या हो गया, L1 t-1, वेग की विमीय सूत्र। उसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, m1 L2 t-1, ठीक है। आंसर मिल चुका है हमें, जो कि कोणीय संवेग है। याद भी रख सकते हैं आप इसको, याद रह जाए, बढ़िया बात है। ये नीट में पूछे गए क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, निम्न 5 भौतिक राशियों में से कौन सी दो एक जैसी विमाएं रखती हैं, आपसे पूछा गया है। कौन सी एक जैसी रखेंगे, क्या देखें भाई, ऊर्जा घनत्व है, अपवर्तनांक है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक है, और यंग का गुणांक है आपके पास। इसमें से कौन सी भाई रखेंगे, तो ऊर्जा घनत्व निकाल लेते हैं हम, ऊर्जा घनत्व निकालते हैं। तो ऊर्जा घनत्व क्या होगा, ऊर्जा बटे आयतन, ठीक है। तो ऊर्जा बटे आयतन निकालो, तो ऊर्जा बटे आयतन क्या होगा, m1 पहले ऑप्शन का निकाल रहा हूं, m1 L2 t-2, ये तो ऊर्जा हुई, बटे घनत्व निकालना है तो आयतन से इसको भाग कर दो तो L की क्यूब, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, m1 L की घात -1 और t की घात -2, ठीक है। दूसरा ऑप्शन अपवर्तनांक, ये विमाहीन राशि है, ठीक है, तो इसका कुछ नहीं होगा, इसका मात्रक भी नहीं होता है। डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक, डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक आपको निकालना है, तो डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक आपके पास होता है भाई एप्सिलॉन r से आपको दिखाते हो, कई बार k से भी आप इसको दिखाते हो, ठीक है। जो फॉर्मूला होता है मेरे पास F बराबर K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप के का मात्रा आप निकाल सकते हो, कितना होगा, एफ आर स्क्वायर बटे Q1 Q2, जो है कितना आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम का स्क्वायर, ठीक है। अब इस के को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। अगर माध्यम में रखा रहता है तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। यहाँ से मुझे एप्सिलॉन आर का निकालना है नियतांक, ठीक है, जो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर प्रति कूलम स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो आपके कूलम वूलम, यहाँ पे तो चार्ज की बात होने वाली है कुछ, है ना, तो ये तो हो नहीं सकता। डाइलेक्ट्रिक नियत स्थिरांक जो है, ये भी जो है वो ऊर्जा घनत्व के बराबर तो नहीं हो सकता, है ना। अब यंग का गुणांक हम देख लेते हैं, यंग का गुणांक देख लेते हैं। यंग का गुणांक आपके पास है, आप देख के बोल सकते हो कि y बराबर F बटे ए बटे डेल्टा एल बटे एल, ठीक है। तो F बटे ए बटे डेल्टा एल बटे एल मेरे पास आ जाता है। अच्छा देखें तो F कितना होगा भाई, m1 L1 t-2 बटे ए का क्या होगा, एल स्क्वायर बटे डेल्टा एल बटे एल, यानी कि एल बटे एल, ये तो हट जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, m1 L-1 t-, मुझे लगता है हमें आंसर मिल चुका हमारा, ठीक है। ऊर्जा घनत्व का भी इतना ही आया था और यंग का गुणांक का भी इतना ही आया है, ठीक है। तो पहला और डी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इन्होंने क्या किया है कि जो लिखने चाहिए थे ऑप्शन वो नहीं लिखे हैं, तो मैंने यहाँ पर ठीक करके लिख दिया है। ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वो चुंबकीय क्षेत्र भी आप निकाल सकते हो किसी भी कारण, म्यू नॉट आई बटे 2r से आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, यहाँ से आपको निकल जाएगा, है ना। कोई से भी फॉर्मूला लगा सकते हो आप इसके लिए, चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते, F इक्वल्स टू क्यू बी से आप निकाल सकते हो इसको, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा B इज इक्वल्स टू F बाय क्यू वी, यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो वहाँ पे चार्ज वगैरह आना है, तो ये बराबर नहीं, और वैसे भी हमें आंसर मिल चुका है तो चेक करने से सेंस नहीं है, उसका एक ही करेक्ट आंसर है, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी भौतिक राशि की विमाएं m की घात a, l की घात b, t की घात c से सूचित की गई हों तो यह बल होगा यदि a 0 है, ऐसे कोई ऑप्शन दिए हुए हैं। बल कब होगा इसमें पूछा गया है। तो आप जानते हो कि बल की जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, m की घात 1, l की घात 1, t की घात -2, ठीक है। m1 L1 t-2 होता है, तो यानी कि a का मान कितना आ गया, 1, a का मान कितना आ रहा है, 1 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। b का घात मान कितना आ गया, 1, b का घात यहाँ पर माइनस b का m1 L1 t-2, m1 L1 t-2, सही तो है। ये क्या b आपसे क्यों लगा रखा है,
ये गलत हो जाएगा, बी का मान 1 यहाँ आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है, ठीक है। और t -2, ये सी का घात, सी का मान -2 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। ये दो ऑप्शन सही मुझे लग रहा है कि गलती से इन्होंने कर दिए हैं, ठीक है। तो अपन तो सी और डी फिर मुझे सही लग रहा है, दोनों ही सही होंगे, m1 L1 t -2, m1 L1 t -2, ठीक है। ये गलत है, ये गलत है, बल की ही बात कर रहा है ना, बली तो है m1 L1 t -2, ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यदि बल F, वेग v तथा समय r को, समय r की जगह पे t है ना, समय t है, को मूल मात्रक मान लिया जाए तो द्रव्यमान की दिशाएं नहीं, विमाएं, द्रव्यमान की विमाएं क्या होंगी? द्रव्यमान की विमाएं क्या होंगी आपको बताना है, क्या पता कर लेते हैं। क्या बोला, क्या है बोला है हमें बोला है कि मास निकालना है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की क्या विमाएं होंगी? आपको दिया है बल F, ठीक है, और क्या दिया है? वेग v और समय t, ठीक है। अच्छा, द्रव्यमान हमें निकालना है, तो द्रव्यमान देखो कैसे निकाल सकते हैं हम। तो एक फॉर्मूला जानते हैं, F जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, ठीक है। यहां से मुझे जो m मिलेगा वो फोर्स बटे a के बराबर मिल सकता है। ये m ही मुझे पता करना है, फोर्स बटे a। अच्छा, मुझे a नहीं चाहिए, मुझे तो v और t के रूप में चाहिए, ठीक है। तो a क्या होता है भाई? डेल्टा v बटे डेल्टा t के बराबर होता है। तो f कितना आ गया? f तो f आ गया, ठीक है, और ये t ऊपर चला जाएगा, तो f डेल्टा t ऊपर और नीचे डेल्टा v। तो आप देखो कितना आया, f v की घात ऊपर ले आऊंगा तो -1 और t की घात 1, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं इस पे, है ना। आपको बस थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट रखना है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप बिल्कुल गलती नहीं करोगे। सिली मिस्टेक होती है तभी ये गलत होते हैं, नहीं तो ये गलत नहीं होते। किसी दौलित व अवमंदक बल वेग के समानुपाती होती है, तो समानुपाती नियतांक का मात्रक क्या होगा? किसी दौलित पर अवमंदक बल वेग के समानुपाती होती है ना। F जो है वो v के समानुपाती है, वेग के समानुपाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा, अगर इसको मैं हटाता हूँ तो F बराबर kv आएगा, है ना। तो k का मुझसे पूछा है कि इसका मात्रक क्या होगा, तो k का मात्रक निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, F बटे v के बराबर होगा। F का मात्रक होता है अपने पास kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसका होता है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो देखो यहाँ से मीटर तो कट जाएगा, ऐसा सेकंड से 1 सेकंड से जाएगा, kg प्रति सेकंड हमारे पास आंसर आ जाएगा, सेकंड की घात -1, जो कि सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। सब पूछे गए क्वेश्चन हैं नीट के अंदर, देख सकते हो आप। तो कोई बहुत ताबड़तोड़ चीज़ नहीं पूछी जाती है, बस आपको अपना 100% देना है, बिल्कुल अलर्ट रहना है क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, बस इतना करना है। समय t पर एक कण का वेग, ठीक है, कण है ये, कण का वेग v समीकरण v बराबर at प्लस b बटे t प्लस सी द्वारा दिया जाता है, जहां b तथा c नियतांक हैं। a b तथा c की विमाएं क्रमानुसार होंगी। a b c की विमाएं क्या होंगी? तो देखो इसके अंदर हम समांगता का नियम इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास क्या दिया है, v बराबर at प्लस b बटे t प्लस सी, ठीक है, ये मेरे पास है। इसको मुझे हल करना है भाई, बहुत डार्क कलर है, इसको थोड़ा सा चेंज करा जाए। v बराबर at प्लस b बटे t प्लस सी, ठीक है। अब मुझे a b और c तीनों की विमाएं चाहिए, तो a b c तीनों की विमाएं क्या होंगी? ये आप देखोगे v और at और b बटे t प्लस सी की विमाएं जो होनी है वो बराबर होनी चाहिए, है ना। इनकी विमाएं जो है बराबर होनी चाहिए, तभी आप इनको जोड़ सकते हो, यही नियम कहता है ना। तो v की विमाएं जो होगी वो at के बराबर होगी, यहां से हम निकाल सकते हैं, इस पूरे पहले को इस्तेमाल करेंगे, v की विमाएं जो हैं वो at की विमाएं के बराबर होंगी, यानी कि यहां से a की जो विमा मुझे मिलेगी वो क्या मिलेगी, v बटे t की विमा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, L1 t - 2। तो a की विमा, a का विमेय सूत्र मुझे मिल गया। L1 t - 2 किसके अंदर आ रहा है भाई? इसके अंदर आ रहा है L1 t - 2, और किसी में नहीं आ रहा है, ठीक है। पहला निकालते ही हमें पता चल गया कि आंसर ही आना, लेकिन फिर भी अपन चेक कर लेते हैं कि क्या हो सकता है। अच्छा देखो, दूसरा निकालते हैं हम b, और ये जो आपका विमेय सूत्र है v जो है वो b बटे t प्लस सी के बराबर होना चाहिए,
लेकिन भाई यहाँ तो दो चर राशियाँ आ रही हैं, बी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है, तो उसको हल कैसे करें? तो इसको हल करने के लिए अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टी प्लस सी है, इस टी प्लस सी में भी इन दोनों का जो विमेय सूत्र है वो बराबर होना चाहिए, तभी आप इनको जोड़ पा रहे होगे, है ना। यानी कि टी का विमेय सूत्र जो होगा वो सी के विमेय सूत्र के बराबर होना चाहिए। यानी कि हमें साफ साफ सी का विमेय सूत्र पता चल गया कि वो टी के बराबर आ रहा है, जो कि इस ऑप्शन में है। ठीक है, अच्छा अब बी का भी निकाल लेते हैं हम। अब वी जो है वो बी बटे टी के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का विमेय सूत्र टी है ना भाई, टी प्लस सी नीचे, तो विमेय सूत्र जो आना है वो टी के बराबर ही आना है। तो बी जो होगा वो कितना हो जाएगा, इधर आपके पास वी है, इसको भी मैं L1 T - 1 लिख देता हूं। ठीक है, इस टी को इधर ले जाता हूं तो टी गुणा होगा, और गुणा होने के बाद ये एक दूसरे को काट देंगे, तो बी जो होगा उसका विमेय सूत्र कितना आ जाएगा, L की घात 1 आ जाएगा, जो कि ये है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारे लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, मात्रकों की सीरीज पद्धति में किसी पदार्थ का घनत्व 4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, किसी पदार्थ का घनत्व दे रखा है मुझे 4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा, मात्रकों की एक पद्धति में जिसमें लंबाई की इकाई 10 सेंटीमीटर, लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर बोली जाती है, द्रव्यमान की इकाई 100 मीटर, द्रव्यमान की इकाई 100 मीटर, और पदार्थ के घनत्व का मान क्या होगा, घनत्व का मान पूछा है। ठीक है, अच्छा 100 मीटर लिख दिया इसने, 100 केजी आएगा ये, मेरे हिसाब से तो 100 केजी होगा। इसको अपन चेक कर लेते हैं एक बार ना, 100 ग्राम है। ठीक है, बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह टाइपिंग होती है। ठीक है, 100 ग्राम है यहाँ पे ना। ठीक है, चलो, द्रव्यमान की इकाई 100 मीटर कैसे हो सकती है? चलिए, तो हमें दे रखा है भाई मात्रा की पद्धति में जिसमें लंबाई की इकाई, अब कोई एक नई पद्धति इन्होंने कुछ क्वेश्चन के अंदर बना दिया, जो अपने पद्धति पढ़ी थी ना SI RMK CGS, उनसे अलग थोड़ा सा हटके इन्होंने बना दिया, क्वेश्चन के लिए बना दिया है ना। तो बोला है कि इस पद्धति में 1 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और 1 ग्राम में 100 ग्राम है। तो अपन को पता है, अपन तो एक चीज़ जानते हैं कि N1 U1 जो होगा वो N2 U2 के बराबर होगा, अपन को सोचना ही नहीं ज़्यादा। ठीक है, N1 का मान आपको दे रखा है 4, और यहाँ पर आपको दे रखा है यूनिट ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इधर N2 का मान आपको पता करना है, और U2 आपको दे रखा है कितना, U2 में आपको ये ऊपर वाला जो द्रव्यमान का दे रखा है वो है 100 ग्राम। ठीक है, बटे यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, बस इतनी सी बात है। सेंटीमीटर क्यूब नीचे आएगा, सेंटीमीटर क्यूब है ना, हाँ क्यूब नीचे आएगा, तो ये क्यूब हो जाएगा। तो 4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब N2 × 100 बटे 1000। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, क्यूब कर दिया मैंने उसको, ग्राम से सेंटीमीटर क्यूब यहाँ से काट दो, तो क्या आप देखोगे N2 का मान जो होगा वो 40 के बराबर आ जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं भाई। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है अपने पास ये है मापन का, तो इसको अपन अभी स्टार्ट करते हैं, मापन पढ़ लेते हैं, फिर वापस इन क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे और इन क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक,